इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गजा में सलाउद्दीन ऐयूबी के शिकंजे में मौजूद लोकास को चातलियोन तीर दे मारता है। ये देखकर सलाउद्दीन ऐयूबी और बालेन उसे देखने लग जाते हैं। चातलियोन के पीछे पीछे लड़काई भी वहां पहुंचता है और वो दोनों आगे बढ़कर उनके पास आते हैं। सलाउद्दीन ऐयूबी एकदम से चातलियोन के गले पर तलवार तान लेते हैं तो बालेन कहता है, अमीर सलाउद्दीन ऐसा ना करो। सलाउद्दीन ऐयूबी चातलियोन से कहते हैं, तुम किस हिम्मत के साथ इस आदमी को मार रहे हो जिसे मैं जुबान खोलने पर मजबूर कर रहा हूँ। बालेन उन दोनों से पूछता है, तुम्हारा यहाँ क्या काम? तो चातलियोन कहता है, हम ऐसे खड़े होकर अपने बादशाह पर इसके बुहतान सुनने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सलाउद्दीन ऐयूबी बालेन से पूछते हैं, ये कौन है? तो बालेन कहता है, लड़काई और चातलियोन। लड़काई कहता है, अपने दोस्त को हमारा नाम नहीं बल्कि शोहरत बताओ बालेन, इसे बताओ कि हम कुछ की बादशाहत के वफादार मुहाफिज हैं। बालेन गुस्से से कहता है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो लड़काई कहता है, हम यहाँ बादशाह मालिक के हुक्म से मदद फराहम करने आए हैं, हमारी जिम्मेदारी एक ही है। बालेन सलाउद्दीन ऐयूबी से कहता है, बराए मेहरबानी अपनी तलवार नीचे रखे बात करते हैं। लड़काई कहता है, कुछ की बादशाहत की जानिब से जिन्हें अमन के मुहाफिज के तौर पर मुतय्यन किया गया है उन्हें नुकसान पहुंचाते हो तो यकीनन ये चीज दोनों तरफ के लिए ठीक नहीं होगी। ये कहते साथ ही लड़काई उस लम्हे को याद करता है जब कुछ में वो चातलियोन के पास आया था और उसे इस बात का एहसास था कि विलियम उसकी बातें सुन रहा है और उसने इसके मुताबिक चातलियोन से पूछा था, मुझे ये तजस्सुस है कि क्या तुम इसमें मुलव्वस हो? चातलियोन ने भी उसके इशारे के मुताबिक जवाब देते हुए कहा था, अरे मैं ये खुशखबरी तो तुमसे सुन रहा हूँ, अब मेरा दिन मजीद खूबतर होता जा रहा है। फिर लड़काई के आगे बढ़ने पर विलियम छुप गया था। लड़काई के चले जाने के बाद विलियम ने सोचते हुए कहा था, लड़काई और चातलियोन का वाकई इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहते साथ ही विलियम भी एक तरफ चला गया था और उसके जाने के बाद लड़काई फिर से सामने आया था। फिर हम देखते हैं कि लड़काई ने बादशाह मालिक से कहा था, मैं आपके हुक्म पर हर किसी सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन बालेन इस मामले से निपटने में कमजोरी का सामना कर सकता है। अगर हम किसी ऐसे अमल का दिफा करते हैं जो हमने अंजाम नहीं दिया तो फिर उसे हमारी कमजोरी के तौर पर देखा जाएगा। हमें एक ही वक्त में बादशाह की मुज़ाहमती कुव्वत का मुजाहरा करने की भी जरूरत है। मैं आपकी इजाजत से वहां जाऊंगा। इन सब ख्यालात के बाद लड़काई कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप एक माकूल फैसला करेंगे अमीर सलाउद्दीन। मैं देख सकता हूँ कि हमने यहाँ आकर ठीक फैसला किया है। मैं देख सकता हूँ कि बालेन हमारे बादशाह पर बहुतान बाजी सुन रहा था। यह सुनकर बालेन कहता है, इज्जत माब हमारे बादशाह के वकार में एक कातिल के अल्फाज से कमी नहीं आ सकती। अगर तुमने हमें मौका दिया होता तो हम हकीकत का पता चला चुके होते। जवाबन लड़काई कहता है, यह अफसोसनाक है कि तुम्हें मौत के खौफ से कहे गए अल्फाज से उम्मीदें वाबस्ता थी, जबकि बादशाह मालिक अमन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उनके नाम पे धब्बा लगाने वाला गुफ्तगू का नहीं बल्कि मारे जाने का मुस्तहिक है। सलाउद्दीन भी गुस्से से कहते हैं, मेरा दिमाग खराब ना करो। ये कैद खाने से बचने वाला चातलियोन मरने वाले इस शख्स से मुख्तलिफ नहीं है। सब एक ही गंदी नस्ल के हो। क्या तुम इसे मारकर अपने बादशाह की इज्जत बढ़ा चुके हो? तुम्हें क्या डर था कि तुमने इस आदमी को खामोश करवा दिया? तुमने जो किया इसकी माफी नहीं है, तुम कीमत अदा करोगे। हालात बिगड़ते हुए देखकर बालेन कहता है, इस कातिल का मकसद वैसे ही हमें एक दूसरे के खिलाफ करना था और हम इसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? जाल। सलाउद्दीन भी एकदम से कहते हैं, असल जाल ये है, बड़े मजे से एक कातिल दूसरे कातिल को मार देता है। तुम अब भी अमन की बात कर रहे हो बालेन, या तुम भी इस खेल का हिस्सा हो? बालेन कहता है, मेरी कोशिशों का तुमने बजाते खुद मुशाहिदा किया है सलाउद्दीन। बादशाह ने मुझे हुक्म किया है कि वो सिर्फ। लड़काई उसकी बात करते हुए कहता है, हम भी बादशाह के हुक्म के साथ यहाँ हैं। अपने दोस्त को खुश करने के लिए अपने साथी दोस्तों को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कत्लेआम की वजह से हम भी उदास हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। सलाउद्दीन भी कहते हैं, कातिल को खामोश करने वाला उसका साथी होता है। लड़काई कहता है, मैंने आपकी ज़हानत के बारे में सुना है, हमें इसे महरूम ना करें बल्कि तसल्ली से सोचें। इस मुनरिफ को वो मिल गया जिसका वो अपने साथियों की तरह मुस्तहिक था और हिसाब बंद हो गया। अगर ये बोलता रहता तो झूठ जारी रहता। हम इसमें रुकावट बने हैं। हमने इसे अपना हम मजहब नहीं कहा, ये हम में से है, हमने ऐसा नहीं कहा और इसे सजा दी, जबकि सब कुछ तुम्हारे सामने है। क्या लड़ने के लिए अब भी पुरज़म हो? ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन भी बालेन की जानिब देखने लग जाते हैं। उधर शहवार खजाना ना मिलने के बाद शदीद गुस्से में जौहर के साथ अपने कमरे में दाखिल होता है और कहता है, हर चट्टान के नीचे से जंगे निकल रहे हैं। सोना नहीं तो फौज नहीं, फौज नहीं तो कोई इक़्तिदार नहीं। जौहर कहता है, इस सूरत हाल में आपकी अकल में आने वाली चीज क्या है जनाब? जवाब में शहवार कहता है, हमें एक ताकतवर इत्तेहादी की जरूरत है। जौहर पूछता है, किसकी? तो शहवार कहता है, बादशाह मालिक को फौरन पैगाम भेजो। यह सुनते साथ ही जौहर चला जाता है। गजा में सलाउद्दीन भी बालेन के साथ उन सबसे दूर खड़े होते हैं और कहते हैं, इनका यहाँ होना बेसबब नहीं है बालेन, इन्होंने कत्लेआम के जिम्मेदार शख्स को खामोश करवा दिया है। या तो बादशाह तुम्हारी पेट पीछे मामलात कर रहा है या ये अपने किसी मंसूबे के दर पे है। बालेन कहता है, मुझे नहीं लगता कि बादशाह मालिक ने ऐसा कोई हुक्म दिया हो। चातलियोन और लड़काई मुझसे ज्यादा खुश नहीं है। यह जाहिर है कि वो तकरीबकारी की कोशिश कर रहे हैं। जवाबन सलाउद्दीन भी कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ तुम्हारे खिलाफ उनके अहदाफ की वजह से है। देखो बालेन, मुझे नहीं मालूम कि लड़काई और चातलियोन का गठजोड़ है। यहाँ तक कि तुम इस मामले में हो मैं ये भी नहीं जानता, लेकिन ये नजर आ रहा है कि कोई बादशाह मालिक पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है। बालेन कहता है, अगर जो तुमने कहा वो दुरुस्त है तो ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। अब तुम शाम और मैं कुछ की जानिब लौटूंगा। अगर मुझे इस बारे में कुछ पता चला तो सबसे पहले तुम सुनोगे पर यकीन रहो। सलाउद्दीन भी कहते हैं, जिन आदमियों के साथ तुम हो वो मट्टी से बने हैं, इनके साथ काम करते रहने में शिफाफियत का कोई इम्कान नहीं है। अगर तुम भी इस घिनौने हुक्म का हिस्सा बनते हो बालेन, मैं हमारे दरमियान के ताल्लुक को खातिर में नहीं लाऊंगा, ये याद रखना। मेरी तलवार का निशाना तुम भी बनोगे। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि काजी फाजल मोहतरम खलीफा के बिस्तर के सामने मौजूद होते हैं और कहते हैं, आपकी बीमारी इस अबतर हालत में आने का सबब क्या है? मुझे ये परेशान कर रहा है। कुछ देर के लिए पर्दा खोलकर करीब से देखने दें। मगर अंदर से आवाज आती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता काजी फाजल, मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के सिवा कोई मुझे इस बेबस और लाचार हालत में देखे। हम कितने कमजोर हैं ये हमारी नजरें वैसे ही देख रही हैं, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दूसरे इसे देखें। काजी फाजल पूछते हैं, हकीमों ने कुछ बताया है? खलीफा की आवाज आती है, इक़्तिदार के लिए वज़ीरों की जद्दोजहद, रियासतों का ना खत्म होने वाला लालच। रास्ते की शुरुआत में हम इस मकसद की राह में किस नीयत से निकले, मगर अब हम किस हालत में हैं। अजीम फातमी रियासत अपना रास्ता खो चुकी है, सब परेशान है और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बेबसी नाकाबिले बर्दाश्त है। हकीमों की दुआएं इसका इलाज नहीं है। काजी फाजल गमगीन होते हुए कहते हैं, मौसम में सरमा यकीनी तौर पर बाहर लाएगा और आप अपनी सेहत के बारे में सोचें, इस बारे में फिक्र मत करें। अगर जरूरी हुआ तो हम हिंद सरजमीनों यहाँ तक के बगदाद से भी हकीमों को बुला सकते हैं। खलीफा की आवाज आती है, अगर हक बारी ताला ने मेरे लिए शिफा ना लिखी हो तो हकीम क्या करेंगे काजी फाजल? इसके अलावा बगदाद हमारे लिए शिफा बनकर नहीं आएगा, बल्कि हमारी तकलीफों के साथ हमारे पास मौजूद हर चीज को अपने साथ ले जाएगा। इसलिए मैं सिपाही आकर कहता है, जनाब वजीर शहवार अपने हुजूर आपका इंतजार कर रहे हैं। सिपाही के जाने के बाद
بعد खलीफा हज़रत की आवाज आती है, अपने इख्तियार मत खोनो काजी फाजल, तुम्हारे सिवा महल में कौन है जिसे मिस्र की परवाह होगी। काजी फाजल कहते हैं, खलीफा हज़रत जैसे आपका हुक्म, हम आपकी सेहत के लिए दुआगो हैं। ये कहते साथ ही काजी फाजल चले जाते हैं। गजा में सलाउद्दीन ऐबी बालिन से कहते हैं, जरा सोचो कि तुम किसके लिए और क्यों लड़ रहे हो, हम एक ही तरफ नहीं है, ये तो आज आश्कार हो गया। बालिन कहता है, तुम जानते हो कि मैं अपने खानदान से जुड़ा अपना हक हासिल करने के लिए लड़ रहा हूँ। बाज़ औक़ात रोशनी की एक किरण अंधेरे को दूर करने के लिए काफी होती है। अगर तुम इस रास्ते पर तलवार लेकर मेरे मद्दे मुकाबिल खड़े हो तो जान लो कि मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। कुछ में एक शख्स मालिक से कहता है, हमारी आवाजें गंदम के खाली गोदामों में गूंजने लगी हैं, हमारे पास जल्दी सारा अनाज खत्म हो जाएगा। मुझे डर है कि जब हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं बचेगी। गंदम की किल्लत के बाईस रोटी की कीमतें रोजाना बढ़ती जा रही हैं। मालिक कहता है, परेशान ना हो, हमें हालात की संगीनी का अंदाजा है। आप जानते हैं कि हम मिस्र से गंदम मंगवाते थे, जल्द ही मिस्र से आने वाला काफिला जितना आप चाहते हैं उससे ज्यादा गंदम लाएगा। हम आवाम की जरूरियात पूरी करने के लिए किसी भी कुर्बानी से दुरेग नहीं करेंगे। उस शख्स के जाने के बाद मालिक विलियम से कहता है, सुरमाओं के खुश्क मेवजात के गोदाम का हाल मालूम करो। अवाम का अहद बर्दाश्त कर सकती है मगर फौज नहीं। अब बताओ लड़काई की कोई खबर है? तो विलियम कहता है, अभी तक नहीं। इसके अलावा लड़काई को गजा में बेचकर हमने बड़ी खता कर दी है, मुझे ऐसा लगता है। कायरा में शहवार काजी फाजल से कहता है, वो जिन्हें तुम बहुत पसंद करते हो, वो जंगी, उन्होंने हमारे हाथों से मिस्र का खजाना चुरा लिया। काजी फाजल कहते हैं, आपने सुल्तान नूरुद्दीन से वादा किया था वजीर हजरत, आपने मिस्र की हिफाजत के बदले जब वो सोना देने का वादा कर दिया था, तो जो उनका हक है उसे लेने के लिए क्या वो ऐसा नहीं करेंगे? शहवार तख्त पे हाथ रखते हुए कहता है, यहाँ बैठने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती है काजी फाजल, बाज़ औक़ात इसके लिए तहात करना पड़ता है और बाज़ औक़ात एक के बाद लगने वाले एक इल्जाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं जंगियों के खतरे को खत्म करने के लिए सुलेमियों के साथ तिजारती तहात कायम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप फौरी तौर पर जरूरी दस्तावेजात तैयार कर लें। काजी फाजल गुस्से से कहते हैं, क्या आप वही खता करना चाहते हैं जो पहले दरगाम ने की थी? क्या आप चाहते हैं कि आपका अंजाम भी उस जैसा हो? शहवार पूछता है, क्या ये एक धमकी है? तो काजी फाजल कहते हैं, बिल्कुल नहीं, ये हकीकत है और मैं ऐसी दस्तावेजात के लिए लिखना तो दूर की बात, अपने कलम को सियाही के करीब भी नहीं आने दूंगा। कामिल शहवार की जानिब देखते हुए कहता है, तुम्हें जो काम दिया गया है क्या उसे करने से इनकार कर रहे हो काजी फाजल? ये मिस्र के लोगों की भलाई के लिए है। शहवार कहता है, तुम अकेले नहीं हो जो कलम पकड़ सकते हो फाजल, तुम्हें जो कहा है वो करो ताकि कलम की स्याही खुश्क ना हो जाए। ये सुनते साथ ही काजी फाजल चले जाते। चातियों लड़गाई और बालिन गजा से वापस जा रहे होते हैं। लड़गाई कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोचते हो बालिन, सही वक्त पर सही जगह होना यही सुनहरी उसूल है अच्छे सुरमा का। तो बालिन कहता है, उस वक्त वहाँ हाजिर होना किसी भी तरह एक अच्छा सुरमा होने का सबूत नहीं है। जवाब में लड़गाई कहता है, मेरे कान अच्छी तरह सुनते हैं, मैं सुन सकता हूँ कि हर जगह क्या हो रहा है। ठीक कहा ना चातियों? तो चातियों कहता है, उस आदमी के पास सांस लेने से भी डराया जा सकता है। लड़गाई कहता है, फिर मुझे अब और भी यकीन हो गया है कि यहाँ आना कितना दुरुस्त था। बालिन पूछता है, क्या चीज आपको इस तरह सोचने पर मजबूर करती है? जवाब में लड़गाई कहता है, बादशाह मालिक ने तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए यहाँ भेजा है, लेकिन तुमने इल्जाम लगाने वाले को बोलने का मौका दिया। चातियों कहता है, फिर तुमने ये काम एक अमीर के सामने किया। तो बालिन कहता है, हमें उस शख्स की जरूरत थी, वो इस वाक़े पर छाई हुई धुंध को दूर करने के लिए बात करता। लड़गाई पूछता है, कौन सी धुंध? जब मैं देखता हूँ तो मुझे तो आसमान साफ नजर आता है। चातियों कहता है, एबलिन के धूप वाले आसमान की तरह बिल्कुल साफ। लड़गाई कहता है, दूसरी सूरत में सोचने का मतलब है बादशाह मालिक पर शक करना, क्या मैं गलत हूँ? तो बालिन कहता है, ये सच है कि मुझे शक है, लेकिन वो शक हमारे बादशाह के बारे में नहीं है। ये सुनते साथ ही लड़गाई और चातियों खामोश हो जाते हैं। कायरा में काजी फाजल सराय वाले को खत देते हुए कहते हैं, ये खबर परिंदे के साथ नहीं भेजी जा सकती, ऐसी मालूमात सिर्फ दोस्त के सपुर्द की जा सकती है। आपको बगैर रुके बगैर आराम किए शाम जाना होगा और इस खबर को मेरे सलाउद्दीन तक पहुंचाना होगा। मैंने आपकी हिफाजत के लिए इकदाम कर दिए हैं, वो शहर से बाहर आपका इंतजार कर रहे होंगे। खत लेते साथ ही वो शख्स चला जाता है। शाम में शमसा गमगीन होते हुए अपनी माँ की तरफ से की गई कढ़ाइयाँ देख रही होती है और फातिमा खातून से कहती है, एक तबाहशुदा घर, एक खाक आलूद हल्का, एक झूठ जो गायब हो गया है। मैं जब इतना करीब थी। फातिमा खातून भी कढ़ाई देखते हुए कहती है, ये बहुत शानदार है, आपकी वालदा वाकई बासलाहियत थी। शमसा कहती है, मुझे यहाँ मेरे सलाउद्दीन का इंतजार करने की इजाजत देने का शुक्रिया, शायद मैं उनकी मदद से दूसरे सुराग भी तलाश कर सकूं। कोई ऐसा शख्स होगा जो मेरी माँ को जानता हो या जिसने देखा हो। फातिमा खातून कहती है, इंशाल्लाह बेटी इंशाल्लाह। गजा में सलाउद्दीन ऐबी मकबरे के सामने खड़े होते हैं और उनकी आवाज गूंजती है, मैं सितारों के ओहदों की कसम खाता हूँ और अल्लाह की कसम खाता हूँ, तमाम अंबिया की अमानत कुछ की कसम खाता हूँ जिस पर हम ईमान रखते हैं, और गजा की कसम खाता हूँ जिसे इस्लाम के दो दुल्हनों में से एक करार दिया गया है। मैं इन्हें दो जहानों के सुल्तान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा अजदाद और खानदान की यादगारों को मिटाने नहीं दूंगा। कायरा में सराय वाला जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता है, सिपाही से रोक लेते हैं और एक सिपाही से पूछता है, तुम्हें शहर छोड़ने की इजाजत किसने दी? तुम ऐसे छुपकर कहाँ जा रहे हो? ये सुनते साथ ही सराय वाला उन्हें खत निकाल कर दिखाता है। कुछ में विलियम मालिक से कहता है, इज्जत माब खुदा हमारे साथ है, सुरमाओं से ताल्लुक रखने वाले तमाम गोदामों में मिस्र के साथ तिजारत का मसला हल होने तक हमारे पास काफी गंदम मौजूद है। अगर शोवेरों को भी आवाम के साथ शिकायत होती, हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते थे। इसलिए में सिपाही आकर एक खत मालिक को देता है। तो मालिक कहता है, हम उम्मीद करते हैं कि वजीर शहवार ने चीजों को मुश्किल नहीं बनाया होगा। खत के पढ़ते साथ ही मालिक के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो खड़े होकर कहता है, जिससे हमें डर था कि चीजें मुश्किल हो जाएंगी, वो शहवार हमें मिस्र में मदु कर रहा है विलियम, यानी बालेन उसे वहाँ कायल करने नहीं बल्कि मदु किए हुए निजात दहिंदा के तौर पर जाएगा। विलियम कहता है, फिर हालात अब बिल्कुल बदल चुके हैं। कायरा के दरवाजे पर सराय वाला सिपाही से कहता है, क्या ये काफी नहीं है? मैं जल्दी में हूँ। तो सिपाही पूछता है, ऐसा क्यों है? क्या तुमने कोई जुर्म किया है? तो सराय वाला कहता है, तौबा तौबा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरी माँ बूढ़ी और बीमार है, मैं उसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिपाही कहता है, मुझे अपना थैला देखने दो। सराय वाला परेशान होते हुए कहता है, उन्होंने मुझे जल्दी आने के लिए खबर भेजी है, कम से कम मुझे उसे आखिरी लम्हात में देखने दो, मुझे यहाँ से इंतजार मत करवाओ। सिपाही चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा थैला दो। ये सुनते साथ ही वो थैला देता है और दूसरा सिपाही सराय वाले की तलाशी लेने लग जाता है, जबकि थैले में से एक दस्तावेज निकलती है जिसे देखकर सिपाही कहता है, ये क्या है? क्या तुम हमारी जासूसी कर रहे हो? जवाब में सराय वाला कहता है, ये खत है आगा। ये सुनते साथ ही सिपाही खत पढ़ने लग जाता है। बोरो कबीले में करतगन बैठा ढोल बजा रहा होता है, इसलिए मैं बेस खाना लेकर वहाँ आता है और कहता है, मैं आपको ऐसी खबर दूंगा कि आपकी खुशी आसमान तक पहुंच जाएगी। मैं जो लाया हूँ आप खा लेंगे, आप ढोल बजाकर जश्न मनाएंगे, आपका शानदार चेहरा खुशखबरी के साथ मुस्कुरा उठेगा। अब आपके पास भेड़िए की आंख वाला आपका बांजा है
ये सुनते साथ ही करतगन कुछ देर रुकता है और फिर से ढोल बजाने लग जाता है। अलबेज मजीद कहता है, अस्मत खातून और सुल्तान नूरुद्दीन के बेटे के लिए हर जगह दावतें हो रही हैं। सुल्तान को मुबारकबाद देने के लिए जाना भी जरूरी है, मगर करतगन उसे खामोश करवा देता है और जाने का इशारा करता है। अलबेज मायूस होकर चला जाता है और करतगन अपने भाई की बातों को याद करने लग जाता है। फिर एकदम से उठकर चल पड़ता है। कायरा के दरवाजे पर सिपाही खत पढ़ने के बाद कहता है, यह सच कह रहा है, इसकी वालदा के बारे में खबर देने वाला खत है। यह सुनते साथ ही सराय वाला उस समय को याद करता है जब काजी फाजल ने उससे कहा था, वो मुहाफिज तुम्हें शहर से बाहर निकलने पर रोकेंगे, डरना मत, कहना कि तुम अपनी माँ से मिलने जा रहे हो। खुआ वो कागज पर लिखा हुआ पढ़ भी लें, वो नहीं देखेंगे कि मैंने क्या लिखा है। कागजात पर जादुई सुरूरत है, सलाउद्दीन के लिए जो लिखा गया है उसे पढ़ने के लिए कागजात को सिरके में भिगोना पड़ेगा। इस ख्याल के बाद सिपाही खत देते हुए कहता है, हमने आपको यहाँ रोका, माजरत। सराय वाला बैग लेकर चला जाता है। इधर खेमे से निकलने के बाद करतगन आगे बढ़ रहा होता है। अलबेज उसके पीछे आते हुए पूछता है, हुजूर आप कहाँ जा रहे हैं? वही चीजें आपके साथ दोबारा हो रही हैं, क्या उन्होंने आपके साथ दोबारा मुलाकात की है? हुजूर आप कहाँ जा रहे हैं? मगर करतगन उसे रोककर घोड़े पर सवार हो जाता है और किसी भी बात का जवाब नहीं देता। अलबेज पूछता रह जाता है, मगर करतगन कबीले से रवाना हो जाता है। शाम में सुल्तान अपने करीबी लोगों के साथ मौजूद होते हैं। अस्फहानी कहते हैं, हमने गजा में बहुत से शोधा को खो दिया, हमारे दिलों को तकलीफ हुई, लेकिन आपके नस्ब से एक और मुजाहिद पैदा हुआ है। ए अल्लाह, हमारे शहजादे को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के फजाइल से बरकत अता फरमा, उसे हजरत अली की इताअत, हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसी जसारत नसीब हो। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, अगरचे बेटे की खुशखबरी से हमारे दिलों को सुकून मिलता है, लेकिन हम गजा में अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस और अजीज अजदाद में से एक पर की गई गुस्ताखी कभी माफ नहीं करेंगे। शेर को कहते हैं, शहर में हमारे नए शहजादे के लिए दावतें हो रही हैं, आपका सिलसिला नसब जमाने में इस्लाम का परचम लहराएगा। ये सुनकर सुल्तान आंखें बंद करते हुए उस लम्हे को याद करते हैं जब उन्होंने सलाउद्दीन ऐबी से कहा था, मेरा नसब तुम हो, चाहे खून से ना हो लेकिन रूह से। सुल्तान बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। ये देखकर अस्फहानी पूछते हैं, मेरे सुल्तान क्या आप ठीक हैं? मेरे सुल्तान आप इन दिनों अपने आराम को बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। तो सुल्तान कहते हैं, मैं ठीक हूँ, ये आराम करने का वक्त नहीं है, अमीर सलाउद्दीन को अब तक यहाँ पहुंचाना चाहिए था। बाहर शानदार किस्म की दावतें हो रही होती हैं। सलाउद्दीन ऐबी को आता हुआ देखकर बैबोरा खुशी से उनके पास जाता है और उनसे कहता है, आपने हमारी कौम को इज्जत दी, अल्लाह आपसे राजी हो। सलाउद्दीन ऐबी कहते हैं, मैंने क्या किया है बैबोरा? जो खो गया वो खो गया और इसने हमारे दिलों को जला दिया है। बैबोरा कहता है, आप ठीक कहते हैं, लेकिन जब हमने सुना कि उन्हें वो मिल गया जिसके वो हकदार थे तो हमें सुकून महसूस हुआ। इंतजामात देखकर सलाउद्दीन ऐबी पूछते हैं, ये दस्तरखान किसके लिए है? तो बैबोरा कहता है, ओ आपको इतनी बड़ी खबर के बारे में मालूम ही नहीं, चले फिर मैं बताता हूँ, हमारे सुल्तान के यहाँ बेटा आया है। यह सुनकर सलाउद्दीन ऐबी और उनके साथी बहुत खुश होते हैं। सलाउद्दीन ऐबी कहते हैं, माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी खबर है, सिपाहियों आप खाने में शिरकत करें, मैं महल जाऊंगा, हमारे सुल्तान मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सलाउद्दीन ऐबी के आगे बढ़ते साथ ही सराय वाला भागता भागता उनके पास आता है। उसे देखकर सलाउद्दीन ऐबी पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सराय वाला कहता है, मेरे अमीर आखिरकार मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं यहाँ पहुंचने के लिए रास्ते में कई मुश्किलात से गुजरा हूँ। सलाउद्दीन ऐबी कहते हैं, तुम काजी फाजल की तरफ से कोई खबर लाए होगे? तो सराय वाला कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि ये बहुत जरूरी है, ये मिस्र की जिंदगी और मौत का मसला है। ये कहते साथ ही वो खत सलाउद्दीन ऐबी को दे देता है। सलाउद्दीन ऐबी से कहते हैं, ठीक है, सिपाहियों के साथ कुछ देर आराम करो। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ने लगते हैं। तो सराय वाला कहता है, कागज पर जादुई सुरूरत है, काजी फाजल ने कहा अमीर सलाउद्दीन को मालूम हो जाएगा जब वो पढ़ेंगे कि उन्हें क्या करना है। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन ऐबी आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि पागल जाबर खुश होते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, वो आ गया है वो नजर आता है, जो देखता है वो पा लेता है, वो आ गया है वो नजर आता है, जो देखता है वो पा लेता है। उमर मल्ला उसे देखकर आवाज लगाते हैं, जाबर कौन आ गया है? तो जाबर कहता है, लोरी माँ का सूरज आ गया है, वो नजर आता है, जो देखता है पा लेता है। यह सुनकर उमर मल्ला परेशान हो जाते हैं। इधर शमसा गमगीन बैठी होती है। फातिमा खातून उसके पास आती है तो वो कहती है, यहाँ आते हुए मैंने देखा कि उन्होंने पूरे शहर में खाना तकसीम किया है, क्या सलाउद्दीन की जीत के लिए? तो फातिमा खातून नफी में सरे लाती है। फिर शमसा कहती है, मुझे महल जाना चाहिए, सलाउद्दीन वहाँ हो सकता है। फातिमा खातून उसे कहती है, पहले अपना शरबत पी लो। कुछ में बालेन और लाडगाए इमाम लेक के सामने होते हैं। इमाम लेक उनसे कहता है, चातियों जैसे गलीज माजी रखने वाले आदमी को अपने साथ ले जाना, ये कितनी अहमकाना बात है लाडगाए, जबकि सारे तीर हमारी तरफ थे। तो लाडगाए कहता है, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे वहाँ किस चीज का सामना करना पड़ सकता है, इज्जत माब, इसलिए मैं चातियों को अपने साथ ले गया और मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया। लाड बालेन जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं वहाँ अमीर सलाउद्दीन के जेर असर था। तो बालेन कहता है, हकीकत को छुपाने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा लाडगाए। इमाम लेक गुस्से से कहता है, खामोश रहो, मेरे पास तुम्हारी बेमानी लड़ाइयों के लिए वक्त नहीं है। विलियम, मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले से निपटें, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें कौन मेरा नाम डालने की कोशिश कर रहा है। तो विलियम कहता है, आप फिक्र ना करें इज्जत माब, मैं जाती तौर पर इसका ख्याल रखूंगा। इमाम लेक कहता है, अब असल मसले पर बात करते हैं। मिस्र शाम में सलाउद्दीन ऐबी सुल्तान से कहते हैं, शहवार ने मुकम्मल तौर पर इख्तियार खो दिया है, ऐसा लगता है कि उसने मुस्लिमों को तिजारत के गर्ज के लिए बुलाया है, लेकिन काजी फजल का कहना है कि उनका ताबन सिर्फ तिजारत तक महदूद नहीं रहेगा। गजा में जो कुछ हुआ उसका अंदाजा मिस्र से अलग नहीं किया जा सकता। सुल्तान कहते हैं, कुछ से जो खबरें मिली हैं उससे इमाम लेक का मकसद वाज़ेह है। सलाहुद्दीन ऐबी पूछते हैं, मेरे सुल्तान क्या खबर है? तो सुल्तान कहते हैं, जैसा कि सबको मालूम है कि मिस्र कुछ की ज्यादातर गंदम की जरूरियात को पूरा करता था। जब शहवार को दरगाम के बाद तख्त मिला, गंदम के बारे में मसाइल सामने आए। सलाहुद्दीन ऐबी कहते हैं, मिस्र में दाखिल होकर इमाम लेक गंदम का मसला हल करेगा और उसकी मुसल्लह फौज कायरा पहुंच जाएगी। तो सुल्तान कहते हैं, वो अमन को नहीं तोड़ेगा लेकिन मिस्र को अपने हाथ में ले लेगा। मेहदूद कहता है, अगर वो शैतान मिस्र में दाखिल होते हैं तो हिजाज का रास्ता काफिर के लिए खोल दिया जाएगा। शेर को कहते हैं, अगर काफिर कुव्वतें मिस्र में जड़ें पकड़ने लगी उनको मिटाना मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि हमें उन्हें वहां पहुंचने से पहले रोक लेना चाहिए। मगर सलाहुद्दीन ऐबी कहते हैं, मैं नहीं मानता, हमें उन्हें दाखिल होने देना चाहिए सुल्तान। ये सुनते साथ ही सब सलाहुद्दीन ऐबी को देखने लेक लड़ गए और बालिन से कहता है, हमारे पास गंदम तकरीबन खत्म हो चुकी है। माइल्स की मौत और दरगाम के जवाल के बाद हमारे और मिस्र के दरमियान गंदम का मुआहिदा मनसूख हो गया था। मुआहिदा दोबारा होना चाहिए, इसलिए तुम्हें फौरी तौर पर मिस्र के लिए रवाना होना चाहिए। बालिन, तुम जब कायरा पहुंचोगे तो तुम्हें कोई मुतकब्बर वजीर नहीं मिलेगा जिसे तुम्हें कायल करना पड़े, सिवाय शहवार की जिसे तुम्हारी अशद जरूरत है। ये कहते साथ वो खत बालिन को दे देता है। इधर यारोकी सलाहुद्दीन ऐबी से पूछता है, सलाहुद्दीन क्या कह रहे हो, क्या हम सुलेबियों को मिस्र का इख्तियार संभालने देंगे? तो सलाहुद्दीन ऐबी कहते हैं, बिल्कुल
بالکل نہیں، لیکن ہم اپنی تلواریں بھی نہیں کھینچیں گے۔ یہ ربیع الاول 549 میں موسم بہار تھا۔ یاد کریں، ہمارے سلطان نے شام کو پریشان کرنے والے ڈاکوؤں کے گندم کی ترسیل کاٹ دی اور انہیں شکست دی۔ ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلطان کہتے ہیں، آیت میں جہاں جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہاں سب سے پہلے لفظ تمہارا مال آیا ہے اور بعد میں تمہاری جان، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ اب اس صورتحال میں جیسا کہ امیر صلاح الدین نے کہا، ہمیں پہلے ان کی موجودہ گندم چھین لینی چاہیے اور اس کے بعد ہم مصر سے کچھ جانے والی گندم کا راستہ کاٹ دیں گے۔ اگر سرماؤں کے پاس کھانا ہی نہ ہو تو ان کی تلوار بھی نہیں چمکے گی اور اس کے بعد مالک ایک مایوسی کے عالم میں ہماری جانب گر جائے گا۔ لیکن صلاح الدین ایک چیز میرے دماغ کو پریشان کر رہی ہے۔ تو صلاح الدین بھی کہتے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ قاہرہ کے دروازے ہمارے لیے کیسے کھلیں گے، ہے نا سلطان؟ اس کا جواب قاضی فاضل کی طرف سے آنے والے پیغام میں ہے۔ خلیفہ کی بیماری، ان کی بیماری ہماری پریشانی کا علاج ہوگی۔ قدس میں میلا سبیلا سے کہتی ہے، لارڈ جیم صلاحوں کے پیچھے ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے سبیلا، تو کم از کم زمین کے نیچے تو نہیں ہے۔ تو سبیلا کہتی ہے، میلا مجھے بہت افسوس ہے، میں تمہارے غم کو تازہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میلا کہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سبیلا کہتی ہے، مائز کی موت کے ساتھ ہماری دنیا غریب ہوگی لیکن ہماری جنت مالا مال ہوگی۔ تو میلا کہتی ہے، خوش قسمتی سے ہماری دنیا کو امیر بنانے کے لیے ایک مقدس روح راستے میں ہے اور وہ ہے تمہارا ہونے والا بچہ۔ اسلام اسپائی آ کر کہتا ہے، کاؤنٹس میلا، ہمارے بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی میلا اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ شام میں صلاح الدین بھی لطیف کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، خلیفہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ قاضی فاضل نے ان کی بیماری کے بارے میں تفصیلی معلومات دی ہیں، ہمیں کچھ معلوم کرنا چاہیے، ہمیں انہیں ٹھیک کرنے کے لیے راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ لطیف پوچھتا ہے، آپ کے دماغ میں کیا ہے امیر؟ اس لیے میں شمسا وہاں آتی ہے۔ عمر ملا بھی گزرتے ہوئے صلاح الدین بھی اور شمسا کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں، یا میرے اللہ۔ کچھ میں مالک میلا سے کہتا ہے، میلا ہم اپنی فوج مصر میں رکھ رہے ہیں، ہم اس کا آغاز قاہرہ کے قلب سے شروع کر رہے ہیں۔ قاہرہ میں تم ہماری آنکھ اور کان بنو گی، تم مسلمان تاجروں پر نظر رکھو گی اور ہمیں ہر بات بتاؤ گی، اور اس بار تم اکیلی نہیں ہوگی، یہ بالین تمہارے ساتھ ہوگا۔ بالین آ جاتا ہے اور وہ مزید کہتا ہے، یہ حمیرہ خاتون کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں، انہوں نے ہم سے پہلے مصر میں ایک دکان کھول لی ہے۔ شام میں شمسا صلاح الدین بھی سے کہتی ہے، مجھے اپنی ماں کے بارے میں ایک نشان ملا ہے لیکن مجھے آگے جانے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں، میں یقیناً تمہاری مدد کروں گا۔ انہیں اس طرح سے دیکھ کر شیر کو غصے میں میودود سے کہتے ہیں، یہ خاتون یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو میودود کہتا ہے، کیا یہ وہ خاتون نہیں ہے جو باگراس میں تھی؟ میں نہیں جانتا کہ یہ کس باغ کا گلاب ہے لیکن امیر صلاح الدین کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے۔ شیر کو کہتے ہیں، خاتون عیسائی ہے ملک میودود، یہ ایک امیر کے ساتھ کیسے اچھی لگ سکتی ہے؟ ان کی جانب بڑھتے ہوئے عمر ملا کہتے ہیں، یا رب وہ کس قدر اس کے جیسی لگتی ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ ان کے پاس آتے ہیں اور شمسا کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو صلاح الدین بھی ان سے کہتے ہیں، میں آپ کو شمسا سے ملواتا ہوں۔ جواب میں عمر ملا کہتے ہیں، میں اسے جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کیا ڈھونڈ رہی ہے۔ شمسا حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ کچھ میں لڑکائی چاتلیون کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، گندم کی ممکنہ کمی ہم نے جو غزہ میں شروع کیا ہے اسے کچھ میں ختم کرنے میں مدد کرے گی۔ تو چاتلیون کہتا ہے، ہم نے جو خون بہا کر شروع کیا اب کیا ہم روٹی کے ٹکڑے کریں گے لڑکائی؟ لڑکائی کہتا ہے، کاش تمہارا دماغ بھی تمہاری تلوار کی طرح تیز ہوتا۔ چاتلیون کہتا ہے، ہم اس لیے اتحادی ہیں، آپ میرے نامکمل حصوں کو مکمل کریں۔ تو لڑکائی کہتا ہے، میری بات غور سے سنو، کوئی ایسا بادشاہ نہیں جو بھوک کو مٹا سکے، بادشاہ مالک یہ جانتا ہے اس لیے بہت پریشان ہے۔ چاتلیون پوچھتا ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو لڑکائی کہتا ہے، آسان ہے، اپنا دماغ استعمال کرو، ہم اس کے خوف کو اور زیادہ بڑھائیں گے۔ کچھ ایسے آدمی کو ڈھونڈو جن کی نہ صرف تلواریں تیز ہوں بلکہ ان کے دماغ بھی تیز ہوں، ان سے کہو کہ لوگوں کے ساتھ گل مل جائیں اور گندم کے معاملے کو اٹھائیں۔ چاتلیون خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، لوگوں کے ساتھ گل مل جائیں تاکہ لوگوں کے پیٹ تیزی سے بڑھیں۔ لڑکائی کہتا ہے، بغیر کسی شک کے احتیاط سے، غزہ کے واقعات کے بعد ولیم کی نظر ہم پر ہے۔ چاتلیون کہتا ہے، اس کا آسان حل ہے، میں اس کی آنکھیں نکال لیتا ہوں۔ تو لڑکائی کہتا ہے، اگر ایسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ولیم کی آنکھیں تمہاری ہوئی، لیکن ابھی کے لیے ہمیں ان آنکھوں کی ضرورت ہے۔ باہری مالک اپنے بیٹے اور ولیم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور بالڈون وہاں موجود بچوں کو دیکھ کر کہتا ہے، وہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے میں ان کا دشمن ہوں؟ تو ولیم کہتا ہے، اس لیے نہیں کہ تم ان کے دشمن ہو، بس وہ شہزادے اکثر نہیں دیکھتے۔ بچوں کی حالت دیکھ کر بالڈون پوچھتا ہے، کیا انہیں سردی نہیں لگتی؟ میں ان کے ساتھ اپنے کپڑے باندھ سکتا ہوں؟ مالک کہتا ہے، فکر نہ کرو، ہم اپنی ہر چیز ان کے ساتھ باندھتے ہیں۔ بالڈون پوچھتا ہے، بابا یہ اتنے غریب کیوں ہیں؟ مگر مالک کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وہ سیدھا آگے بڑھتے بڑھتے ایک تاجر کے پاس آتا ہے اور دکان کو دیکھ کر کہتا ہے، تمہاری دکان کو زیادہ بڑا ہونا چاہیے تھا۔ جواب میں تاجر کہتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ مصر میں کیا ہوا ہے، کافی وقت سے سامان کی آمد و رفت بند ہے، جن کو میں دور دراز سے لایا ہوں وہ کیڑے کا شکار ہو گئے۔ مالک گندم اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، تم کون سی گندم بیچ رہے ہو؟ تو تاجر کہتا ہے، میرے پاس صرف انطاکیہ کی گندم ہے اور یہ بھی میرے پاس بہت کم ہے۔ یہ سن کر مالک غمگین ہوتے ہوئے کہتا ہے، انطاکیہ کی؟ پھر اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب سلطان نے اسے کہا تھا، تمہارا مشیر ولیم اچھی طرح جانتا ہے کہ انطاکیہ میں تمہارے دادا بھوک کی وجہ سے ایک دوسرے کی لاشیں کھاتے تھے۔ اس خیال کے بعد تاجر مالک سے پوچھتا ہے، جناب کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ مالک کہتا ہے، نہیں نہیں۔ ولیم کہتا ہے، پرسکون ہو جاؤ، جلد ہی مصر سے ایک بہت بڑی سامان کی نقل و حمل کی جائے گی۔ مالک آگے بڑھتے ہوئے ولیم سے کہتا ہے، مجھے امید ہے کہ تم مجھے میرے لوگوں کے سامنے مایوس نہیں کرو گے ولیم۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر شمسا صلاح الدین بھی اور عمر ملا کے ساتھ قبروں کی جانب بڑھ رہی ہوتی ہے اور عمر ملا سے پوچھتی ہے، میری ماں کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو عمر ملا کہتے ہیں، یتیم خانے سے اور کالو بیلا سے۔ شمسا پوچھتی ہے، کالو بیلا کیا؟ صلاح الدین بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ انہیں کافی عرصے سے جانتے ہیں۔ ایک قبر کے پاس پاگل جابر کو کھڑا دیکھ کر شمسا کہتی ہے، یہ وہی ہے جس نے میری ماں کا گھر ڈھونڈنے میں میری بہت مدد کی۔ عمر ملا کہتے ہیں، یہ یہاں ایک وجہ سے ہے۔ شمسا پوچھتی ہے، کیا وجہ؟ عمر ملا کہتے ہیں، جابر کی یہی علامت ہے، یہ جس شخص کا چہرہ ایک بار دیکھ لے اس کی جگہ وطن اور گھر جانتا ہے، اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی۔ یہ سن کر صلاح الدین بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ عمر ملا مزید کہتے ہیں، شمسا بیٹی وہ بھی تمہاری ماں کے پاس کھڑا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی شمسا بہت غمگین ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ وہ کہتی ہے، کیا میری ماں مر گئی ہیں؟ اس پر عمر ملا ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ شمسا آگے بڑھتے ہوئے قبر کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے، کیا یہ ان کی قبر ہے؟ کیا میری ماں مسلمان تھی؟ تو جابر کہتا ہے، ہاں وہ گانے والی ماں مذہبی خاتون تھی، لوری گانے والی ماں۔ جابر ان کا ہمسایہ تھا، وہ گانے والی مذہبی خاتون تھی، لوری گانے والی ماں۔ جابر ان کا ہمسایہ تھا۔ یہ سنتے ہوئے شمسا زاروں کی طرح رونے لگ جاتی ہے اور عمر ملا کہتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں اور وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور بعض کو اللہ نے اپنا دوست بنانے کے لیے چنا ہے، وہ انہیں چنتا ہے اور اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تمہاری دکھی ماں وہ ایک ولی تھی، اللہ نے اسے منتخب کیا، اللہ ان کا روحانی
रूहानी दर्जा बुलंद करे। जंगल में करतगन मुसलसल घोड़े को दौड़ा रहा होता है। वो घने जंगल से आगे बढ़ता ही चला जाता है। फिर एक मुकाम पर रुककर बुलंद आवाज से कहता है, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतर जाता है और इधर उधर देखते हुए कहता है, मैं आ गया हूँ, तुम जहाँ भी हो बाहर आओ, बाहर आओ, मैं आ गया हूँ। पीछे से उसे आवाज सुनाई देती है, जल्द या बदेर तुम आने ही वाले थे। वो पीछे मुड़ता है तो उसी के हुलिये में एक बूढ़ा शख्स खड़ा होता है। वो मजीद कहता है, और अब तुम आ गए हो। उस बूढ़े शख्स को देखते हुए करतगन उस लम्हे को याद करता है जब मकबरे के पास से इस शख्स ने करतगन को उठाकर बचाया था। शाम में शमसा रोते हुए तेजी से आगे बढ़ रही होती है। सलाउद्दीन भी उसके पीछे पीछे होते हैं और मुसलसल उसे आवाजें दे रहे होते हैं, मगर शमसा आगे बढ़ते हुए उन लम्हात को याद करती है जब कब्रिस्तान में उमर मल्ला ने उसे कहा था, अनातोलिया में तुम्हारा खानदान एक जालिम गुलामों के ताजिर कहते चढ़ गया। उस वक्त तुम बच्ची थी, तुम्हारे बाबा के रास्ते में इंतकाल हो गया। शाम से गुलामों के ताजिर का साथी तुम्हारी माँ को उससे शादी करने पर मजबूर किया और उसे अपने वतन ले गया, और तुम्हारी कुछ उम्र बढ़ी तो तुम्हें बेचने के लिए उसने तुम्हें गिरजाघर में छोड़ दिया। बाकी सब कुछ तुम जानती हो। शमसा ने कहा था, खुदा ये किस किस्म का इख्तिताम है। फिर मेरी माँ ने क्या किया? क्या वो सारी जिंदगी उस आदमी से बच नहीं पाई? तो उमर मल्ला ने कहा था, अफसोस के साथ नहीं। इन ख्यालात को याद करते हुए शमसा मजीद गमगीन हो जाती है और मजीद बातों को याद करती है। उमर मल्ला ने उसे कहा था, उसके शोहर ने उसका मजहब तब्दील करने की कोशिश की। मरियम हवा खातून को मजबूरन मारिया एवा बनना पड़ा। वो ज़ाहिरी तौर पे ईसाई लगती थी लेकिन वो असल में मुसलमान थी। तुम्हें देखने के लिए सिर्फ एक बार मौका मिला। उसने मिन्नत की और तुमको एक बार देखने की इजाजत ली। अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर वो तुम्हारे पास आई। जब तुम सो रही थी तुमसे प्यार किया, और जब वो वापस आई वो रोज एक ही काम करने लगी। वो हर रोज रोटी पकाती और तुम्हारी खातिर गरीबों को दे देती। शमसा ने रोते हुए पूछा था, क्या उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया? तो उमर मल्ला ने कहा था, हाँ। वो कहती थी कि मेरी सूरज जैसी बेटी के बालों से गंदम की खुशबू आती है। उस रोटी से मैं हर सुबह उसकी खुशबू सूंघ सकती हूँ। फिर जाबर ने कहा था, मेरी सूरज जैसी बेटी, मेरी चांद जैसी बेटी, तंदूर में रोटी पकती है और गंदम मेरी आरज़ू बन जाती है। मेरी सूरज जैसी बेटी, मेरी चांद जैसी बेटी, तंदूर में रोटी पकती है और गंदम मेरी आरज़ू बन जाती है। इस ख्याल के बाद शमसा मज़ीद तेजी के साथ आगे बढ़ते ही चले जा। शमसा आगे आगे जबकि सलाहुद्दीन भी उसके पीछे पीछे होते हैं और मुसलसल उसे पुकारते हैं, मगर शमसा नहीं रुकती। बहुत देर तक भागने के बाद शमसा थक के रुकती है और गिर के बेहोश हो जाती है। ये देखकर सलाहुद्दीन भी तेजी से उसे सहारा देते हैं। शमसा नीम बेहोशी की हालत में सलाहुद्दीन भी को याद करती है जब ख्वाब में उसने उन्हें देखा था, और इसके साथ ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। उधर हम देखते हैं कि खलील और लतीफ खलीफा के लिए दुआ बनाने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं। साथ साथ लतीफ दुआ भी बना रहा होता है। एक के बाद एक चीज पढ़ने के बाद वो दुआ बनाते जाते हैं। भाई रात के वक्त सलाहुद्दीन भी शमसा के साथ खड़े होते हैं और उसे गमगीन देखकर कहते हैं, जब दिल उदास होता है तो आंखों से आंसू गिरते हैं। मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हिम्मत ना हारो और मायूस ना हो सकता है कि तुम अपनी जिंदगी में इनके बारे में कुछ भी ना पता कर पाती। अल्लाह का शुक्र है कि आज तुमने उन्हें ढूंढ लिया। अब शमसा के तौर पर तुम जानती हो कि तुम कौन हो और तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है। ये बहुत बड़ी नेमत है। अब अपने आंसू साफ करो। तो शमसा कहती है, जब मैं उनसे मिलने का इंतजार कर रही थी। सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, मुलाकात और जुदाई एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आइए अल्लाह से दुआ करें कि वो तुमको अपनी जिंदगी से अलग ना करे। शमसा कहती है, मैं हाथ मुंह धो लूं। शमसा के आगे बढ़ते साथ ही शेर को वहां आते हैं। उन्हें देखकर शमसा एक जानिब छुप जाती है और शेर को सलाहुद्दीन भी से कहते हैं, हमारे सुल्तान तुम्हें बुला रहे हैं। सलाहुद्दीन तुम्हारे निकलने से पहले वो तुम्हें देखना चाहते हैं। ये सुनकर सलाहुद्दीन भी जाने लगते हैं तो शेर को ने रुकते हुए कहते हैं, सलाहुद्दीन ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? शमसा भी छुपकर उनकी बातें सुन रही होती है। सलाहुद्दीन भी कहते हैं, वो अपनी माँ की तलाश में थी और मैंने उसकी मदद की। शेर को कहते हैं, मेरा मतलब है कि तुम्हारे घर में वो लड़की क्या कर रही है? जवाब में सलाहुद्दीन भी कहते हैं, वो हमारी मेहमान है। आज उसे अपनी माँ की मौत का इल्म हुआ। उसने कायरा में हमारी बहुत मदद की। मैं उसके दर्द को नजरअंदाज करने वाला नहीं हूँ। शेर को पूछते हैं, तुम इस मामले में दिलचस्पी क्यों ले रही हो? क्या कोई और शख्स नहीं है? काजी फाजल है, वो उसे ढूंढता। इमाद है, उसे कहते, वो लड़की तुमसे दूर क्यों नहीं जाती? सलाहुद्दीन ये भी कतरे गुस्से से कहते हैं, चाचा ये बात करने की जगह नहीं है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, बाकी किस्मत है। शेर को कहते हैं, जी हाँ सब कुछ किस्मत है। क्या वाकई? उसकी माँ और जैसे मसाइल सब एक बहाना है। वो लड़की यहाँ तुम्हारे लिए है, क्या तुम नहीं समझते? सलाहुद्दीन भी कहते हैं, चलें चाचा इस पे बाद में बात करते हैं। मगर शेर को कहते हैं, नहीं किसी और वक्त नहीं। देखो मैंने आज तक सब्र किया और खामोश रहा, लेकिन बहुत हो गया। हर चीज का एक वक्त होता है। वो लड़की एक ईसाई है और इसके अलावा गाना गाने वाली है। क्या तुम अपने बच्चों की परवरिश इस तरह की औरत से करवाने पर राजी होगे? मुझे जवाब दो सलाहुद्दीन, क्या तुम वाकई इस पर राजी हो? यह सुनकर शमसा बहुत गमगीन हो जाती है जबकि सलाहुद्दीन ये भी शेर को देखने लग जाते हैं। उधर लतीफ दुआ बनाने में कामयाब हो जाता है और खुश होते हुए कहता है, मिल गया मिल गया मिल गया। फिर खलील को पकड़ते हुए कहता है कि हमारी मिस्र वापसी की तरकीब है खलील। खलील भी बहुत खुश होता है। इधर शेर को सलाहुद्दीन भी से कहते हैं, शादी कोई आसान फैसला नहीं है। सलाहुद्दीन भी कहते हैं, गरीब लड़की मुश्किल हालात में और अकेली है, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। शेर को कहते हैं, ठीक है अगर ये मामला है तो इमाद को बताओ और तुम इस मामले से दूर रहो। मगर सलाहुद्दीन भी कहते हैं, शमसा कल मेरे साथ मिस्र जाएगी। शेर को कहते हैं, सलाहुद्दीन मेरी नसीहत सुनो, इस लड़की को जाने दो वरना मामला महल तक पहुंच जाएगा। अपनी इस दलील पे भरोसा ना करो कि वो अहले किताब में से है और उससे निकाह जायज है। तुम एक अमीर हो सलाहुद्दीन, हमारे सुल्तान इससे कभी इत्तफाक नहीं करेंगे। सलाहुद्दीन भी पूछते हैं, क्या सुल्तान ने इस वजह से मुझे बुलवाया है? क्या आपने उन्हें भी बता दिया? शेर को कहते हैं, मैं वो नहीं जानता, चलो अब चलें। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन भी आगे बढ़ जाते हैं जबकि शेर को भी शमसा के रास्ते की जानिब देखने के बाद नीचे उतर जाते हैं और शमसा की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। उधर खेमे में करतेगन उस बुजुर्ग के साथ बैठा होता है। वो बुजुर्ग कहता है, तुम्हारा नाम करातेगन एक सफेद स्याह के साथ क्या करता है? उसे रोशनी देता है, उसे नरम करता है। सफेद स्याह के साथ क्या करता है? तो करातेगन कहता है, वो उसे फना करता है, उसे तबाह करता है। बुजुर्ग कहता है, तुम्हारा उस रोशनी के साथ क्या ताल्लुक है जिसने तुम्हें माजी में रोशन किया था? जब वक्त खत्म हो गया तुम क्यों आई हो? क्या नापाक करने आई हो? हर कोई तुझमें खुदा की बरकत देखता है जिसने अपने हाथों से तेरी शक्ल दी और तेरी देखभाल की। क्या हमने पहले एक दूसरे को मार नहीं डाला? क्या हमने कसम नहीं खाई थी? क्या हमें दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा? तुमने तवील रास्ते का ये बोझ क्यों उठाया? शाम में सुल्तान सलाहुद्दीन भी से पूछते हैं, अमीर सलाहुद्दीन ये मुजाहिदीन की जिंदगी है, हमेशा दो रास्तों के दरमियान। तुम गजा की फरियाद पर मदद के लिए गए, तुम बगैर थके और आराम किए मिस्र की सलामती के लिए कोशिश करोगे। सलाहुद्दीन भी कहते हैं, फतह और मदद अल्लाह की तरफ से आती है मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, लगता है तुम्हें उस कुएं से कुछ मिला है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन भी पूछते हैं, क्या मिला है? तो सुल्तान कहते हैं, अजियत ने तुमसे बेबसी का पर्दा हटा दिया है, गोया तुम जान गए हो कि इस जिंदगी में सबसे अहम क्या है। सलाहुद्दीन
صلاح بھی پوچھتے ہیں استغفراللہ میرے سلطان یہ کیا ہے؟ تو سلطان کہتے ہیں صلاح الدین یہ عشق ہے، کہتے ہیں کہ جو عشق کو جان لیتا ہے اور اس کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں میرا اس پر کوئی دعویٰ نہیں ہے میرے سلطان۔ تو سلطان کہتے ہیں پھر تم اسے نہیں جانتے، اگر ایسا ہے تو تم فتح کے راستے پر کیوں نکلے؟ اگر تم اس کو نہیں جانتے اور اس کا احساس نہیں ہے تو تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جوش و خروش سے جا کر کیوں کام کرتے ہو؟ شاید تمہیں اپنے اندر جان کر خود سے سوال کرنا چاہیے، مثال کے طور پہ کچھ ہمارے لیے کیوں اہم سمجھا جاتا ہے؟ صلاح الدین بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ مقدس ہے اور یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے اور اللہ نے اسے اپنی مقدس کتاب میں بیان کیا ہے، یہ مقدس سرزمین ہے۔ سلطان کہتے ہیں جی ہاں، لیکن یہ سرزمین بتاتی ہے کہ مقدس سرزمین عشق ہے، کچھ عشق کی سرزمین ہے، یہ بہت سے پیغمبر اور اولیاء کے آنسو سے سیراب ہوئی، اس پر بے شمار سجدے کیے گئے ہیں، مسجد احرام کی طرح۔ جس کے دل میں یہ نہیں ہے اور عشق جس کے نصیب میں نہیں، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ صرف مٹی کی دیواریں ہیں، اور جن کے نصیب میں یہ نہیں ہے انہیں نہ جہاد کرنا نصیب ہوتا ہے نہ فتح۔ یعنی امیر صلاح الدین جو عشق کو نہیں جانتا اسے اپنا راستہ نہیں پتا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت صلاح الدین بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیار کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے میں میودود ان کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے صلاح الدین قافلہ تیار ہے اور سب آ گئے ہیں، پھر ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ تو صلاح الدین بھی کہتے ہیں شمسہ خاتون بھی ہمارے ساتھ آئیں گی۔ یہ سن کر میودود کہتا ہے تمہارے چچا کو وہ لڑکی زیادہ پسند نہیں ہے۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں کیا انہوں نے آپ کو بھی یہ بتا دیا؟ تو میودود کہتا ہے انہیں یہ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں صورتحال سمجھائی لیکن وہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ میودود کہتا ہے شیر کو بہت بوڑھا ہو گیا ہے، اب وہ دل کی بات نہیں سمجھتا، تمہیں جو صحیح لگتا ہے وہی کرو صلاح الدین۔ اس لیے میں فاطمہ خاتون بھاگتی بھاگتی آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کیا شمسہ آئی؟ تو صلاح الدین بھی کہتے ہیں ابھی تک وہ نہیں آئی، ہم اس کے انتظار میں ہیں، کیا کچھ ہوا ہے؟ جواب میں فاطمہ خاتون کہتی ہیں میں نے سوچا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے، فجر کی نماز کے بعد میں اسے دیکھنے گئی، میں جب اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو بستر خالی پایا، کیا یہ لڑکی رات کے اندھیرے میں کہیں چلی گئی؟ صلاح الدین بھی پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اللہ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میودود کہتا ہے چلیں الگ ہو جائیں اور ہر جگہ اسے تلاش کریں، مگر اسی لمحے شمسہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں اپنی ماں کو الوداع کہنے گئی تھی، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں استغفراللہ ہم بس پریشان تھے۔ شمسہ کہتی ہے آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شام میں میرا کام ختم ہو گیا ہے، اب چلیں۔ پھر شمسہ فاطمہ خاتون کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آگے بڑھ جاتی ہے۔ میودود کے پاس آنے پر شیر کو کہتے ہیں ہماری داڑھی سفید ہو گئی ہے لیکن ہماری کوئی نہیں سنتا۔ تو میودود کہتا ہے کیا دل بھی سفید داڑھی والے کی بات سنتے ہیں؟ اپنی ماں کے ہاتھ کا بوسہ لینے کے بعد صلاح الدین بھی روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ میلا اور بالین بگی میں سوار ہو کر مصر کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں۔ میلا کہتی ہے مصر میں جانے کا مقصد بادشاہ کے تجارتی اقدام کی حمایت کرنا ہے لیکن ہمارا حتمی مقصد مائز کے قاتل کو تلاش کرنا ہے، صلاح الدین کو قتل کرنا ہے، اس حوالے سے۔ تو بالین کہتا ہے آپ کو کچھ خدشات ہیں، صلاح الدین سے میری قربت آپ کو ڈراتی ہے۔ جواب میں میلا کہتی ہے اسے خوف کے بجائے احتیاط کہہ سکتے ہیں، صلاح الدین سے اپنی قربت کو میرے راستے میں حائل نہ ہونے دینا۔ جواب میں بالین کہتا ہے میرا واحد مقصد اپنے خاندان کی میراث کو برقرار رکھنا ہے، میرا مصر آنے کا سبب یہی ہے۔ میلا کہتی ہے آنے کا سبب، واپسی کا سبب، رہنے کا سبب، یہ سب مختلف کہانیاں ہیں، بعض اوقات کہانیاں ہمیں اپنی مرضی کا راستہ اختیار کرنے سے روکتی ہیں۔ بالین کہتا ہے یہ آپ کی سوچ پہ منحصر کرتا ہے۔ شام میں سلطان شیر کو اور یاروکی کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں شیر کو کیا تیاریاں مکمل ہیں؟ تو شیر کو کہتے ہیں میرے سلطان تیار ہیں۔ سلطان کہتے ہیں گندم کے وہ ذخائر جو ٹیمپلرز نے لوگوں سے چھپا رکھے ہیں انہیں حاصل کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک بھی دانہ ضائع کے بغیر انہیں کہاں بھیجنا ہے۔ گندم حاصل کرنے کے بعد ایک اور اہم مہم میں سوار میلا آگے بڑھتے ہوئے بالین سے کہتی ہے ہم مصر کے قریب ہیں۔ بالین پوچھتا ہے کیا آپ واقعی صلاح الدین کو مارنے کے لیے پرعزم ہیں؟ تو میلا کہتی ہے کوئی شک نہیں، جب بھی مجھے موقع ملے گا میں ایک بھی لمحہ ضائع کے بغیر ایسا کروں گی۔ بالین کہتا ہے آپ بہت تکلیف میں ہیں۔ تو میلا کہتی ہے چاہے تم اسے تسلیم کرنے سے انکار کرو لیکن صلاح الدین کے ساتھ تمہاری دوستی کافی گہری ہے۔ بالین کہتا ہے صلاح الدین جیسے آدمی کو اگر کوئی عورت اپنے خنجر سے مارے میں اسے نہیں روکوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میلا بگی سے اتر جاتی ہے۔ ادھر صلاح الدین بھی شمسہ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک مقام پر رکتے ہوئے کہتے ہیں ہم یہاں قاضی فاضل کا انتظار کریں گے۔ شمسہ کہتی ہے میں یہاں سے کافی سے الگ ہو جاؤں گی صلاح الدین، شہوار نے مجھے جو آزادی دی اس کی بدولت میں جس دروازے سے چاہوں گی داخل ہو سکتی ہوں۔ صلاح الدین بھی اسے کہتے ہیں جیسے آپ چاہیں، ہم سے دور رہنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، میں آپ کو قاہرہ میں کہاں ڈھونڈ سکتا ہوں؟ تو شمسہ پوچھتی ہے آپ مجھے کیوں ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ صلاح الدین بھی کہتے ہیں اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو۔ شمسہ ایک دم سے کہتی ہے آپ کا شکریہ، میں اپنے معاملات خود سنبھال سکتی ہوں، آپ نے وہ کیا جو آپ کر سکتے تھے، مجھے امید ہے اس بار آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی شمسہ آگے بڑھ جاتی ہے جبکہ صلاح الدین بھی مسلسل اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد قاضی فاضل سپاہیوں کے ساتھ وہاں آتا ہے جسے دیکھتے ساتھ ہی صلاح الدین بھی ایک دم سے گھوڑے سے اتر جاتے ہیں، وہ دونوں پرجوش انداز میں گلے ملتے ہیں۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں ہم آپ کی فراہم کردہ خبروں کی بدولت یہاں تک پہنچے ہیں۔ قاضی فاضل سرائے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں خلیفہ حضرت ہمارا انتظار کر رہے ہیں، فوجی شہر میں داخل ہونے میں ہماری مدد کریں گے۔ تو صلاح الدین بھی کہتے ہیں چلو جلدی کرو، شہر میں ہمارے داخلے کے بارے میں شہوار کو جتنا دیر سے پتہ چلے گا اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ قاضی فاضل کہتے ہیں میں نے شمسہ کو دیکھا، کیا وہ آپ کے ساتھ تھی؟ تو صلاح الدین بھی کہتے ہیں جی ہاں وہ ہمارے ساتھ آئی تھی، وہ اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہوئے شام آئی تھی، باقی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پھر پوچھتے ہیں ہم شہر میں کیسے داخل ہوں گے؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں شہر میں داخل ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ ادھر بزرگ کرتگن سے کہتا ہے تم ایک دن اسے یاد کرو گے، لگتا ہے آج وہ دن ہے، کافی عرصہ ہم کچھ کہے بغیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے ہیں۔ کرتگن کہتا ہے آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں۔ بزرگ کہتا ہے ہماری خاموشی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہمارے الفاظوں کو، میری زندگی کے آخری دن چل رہے ہیں اس لیے میں اس تنازع کو مزید طویل نہیں کروں گا۔ ایک چنگاری روشن ہو گئی ہے، میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر ہر چیز بتا دی، اب سب کچھ تمہارے ذہن میں بس گیا ہے کیونکہ گوگ ٹینگری اس نے روح کا انتخاب کیا۔ کرتگن پوچھتا ہے اس نے مجھے کیوں چنا؟ عقاب اس نے مجھے کیوں چنا؟ کیا اس نے مجھے تکلیف دینے کے لیے منتخب کیا؟ میرا دل جل رہا ہے، کیا اس نے مجھے اس لیے چنا کہ میرا دل مزید جلے؟ عقاب گوگ ٹینگری نے مجھے کیوں چنا؟ تو یہی الفاظ دہراتے دہراتے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں، پھر وہ خود ہی کہتا ہے آپ کی وجہ سے عقاب، آپ کی وجہ سے مجھے مر جانا چاہیے تھا، آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ کیا آپ جلدی نہیں آ سکتے تھے اور میرے بھائی کو نہیں بچا سکتے تھے؟ مجھے آپ نے کیوں بچایا؟ پھر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے آپ مجھے وہاں سے کیوں لے گئے؟ تو بزرگ کہتا ہے تمہارے بابا ایسا چاہتے تھے، ہر چیز تمہارے نفس کے لیے تھی۔ کرتگن پوچھتا ہے ٹھیک ہے میں اس نفس کے ساتھ کیا کروں جو میرے اندر ہے؟ عقاب تو بزرگ کہتا ہے تم اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک کہ تمہارے نفس کے حقیقی مالک کو وہ نہیں مل جاتا جو وہ چاہتا ہے، پہلے کی طرح میں یہ وقت
बात नहीं भूला। अगर तुम टेंगरी का तोहफा चाहते हो तो अपनी अकल को टेंगरी के स्पुर्द कर दो। ये कहते साथ वो करतगन के सर पे हाथ रखता है तो करतगन बेहोश हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन ऐबी काजी फाजल और लतीफ के साथ एक कुएं के पास खड़े होते हैं और पूछते हैं क्या हम यहाँ से दाखिल होंगे। जवाब में काजी फाजल कहते हैं आपका नाम यूसुफ है तो इसलिए मुझे लगा कि मिस्र में दाखिल होने के लिए कुएं के अलावा कोई रास्ता मौजूद नहीं। सलाहुद्दीन ऐबी कहते हैं सब सलामती से हो जाए, अब अंजाम अहम है। कायरा में बालेन शहवार के सामने खड़ा होता है। शहवार उसे कहता है हमें खुशी है कि बादशाह हजरत ने इतनी जल्दी मुआहदे के लिए हमारी दरख्वास्त को कबूल किया। कायरा में खुशामदीद। बालेन कहता है बादशाह का ख्याल है कि ये मुआहदा हमारी शराकतदारी का पहला कदम होगा, लेकिन एक मसला है जिसे फौरी तौर पर हल करने की जरूरत है। गंदम का काफिला जो कमांडर माइल्स की मौत के दौरान आया था उसे दोबारा भेजना होगा। शहवार कहता है ये अब आपकी परेशानी नहीं है, कायरा के गोदाम में गंदम तैयार है, आप जब चाहें काफिले को मुनज़्ज़म करके कुछ भेज सकते हैं। बालेन के कहने पर मार्कोस सोने से बड़ा संदूक खोल देता है जिसे देखकर जौहर और शहवार बहुत खुश होते हैं। शहवार का बेटा कामिल कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं देता। शहवार बालेन से कहता है आपका बादशाह बड़ा सही है। तो बालेन कहता है चूंकि हमने गंदम का मसला हल कर लिया है मैं अपने ताजरों को जल्द अज जल्द बाजार में भेजना चाहता हूँ। शहवार कहता है मैं तुम्हारी जल्दबाजी को समझता हूँ, लेकिन एक और मसला है। मिस्र इसकी जमीनें हसास तराजू हैं, इस तराजू की वजह से जो यहाँ मौजूद है जंगियों की आकबत में बेदखल होना लिखा क्या। बालेन कहता है फिक्र ना करो, तिजारत के ज़बान और मजहब मुश्तरक है, मुझे यकीन है कि हम मुकामी ताजरों के साथ इसे हल कर लेंगे। शहवार कहता है अगर ऐसा है तो फिर आज से बाजार आपका है, दरियाई नील के पानी की तरह हमारी शराकतदारी में बरकत हो। ये कहते साथ वो बालेन से हाथ मिलाता है। उधर शेरको या रुकी और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। एक मुकाम पे रुकते हुए या रुकी कहता है इंशाल्लाह हम इस बार सुल्तान को मायूस नहीं करेंगे। तो शेरको कहते हैं आइए दरवाजे पर मौजूद पहरेदारों की तवज्जो हटाएं ताकि अंदर जाना आसान हो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। कायरा में सलाहुद्दीन ऐबी पर्दे के पीछे मौजूद खलीफा हजरत से कहते हैं खलीफा हजरत मैं सुल्तान नूरुद्दीन का सलाम और नेक ख्वाहिशात का खत लाया हूँ। खलीफा हजरत की आवाज आती है जंगी से नूरुद्दीन, बगदाद के खलीफा का अजीज नूरुद्दीन, मुजाहिद नूरुद्दीन, उसने कब से हमारी इज्जत और कदर करना शुरू कर दी। तो सलाहुद्दीन ऐबी कहते हैं हमारे सुल्तान मुश्किल वक्त में तनाज़ात को रोकना चाहते हैं, उन्होंने आपको इस बीमारी से बचाने के लिए एक हकीम को भेजा है। खलीफा हजरत कहते हैं ये तमाम हकीम मेरा इलाज नहीं कर सके, क्या ये हकीम मेरा इलाज करेगा। सलाहुद्दीन ऐबी कहते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि कोई नहीं जानता कि शिफा कब और किसकी तरफ से आती है, लतीफ फितरत में छुपी दवाइयों का माहिर है। खलीफा हजरत की आवाज आती है मैंने तुम्हें यहाँ काजी फाजल के कहने पर कबूल किया है, मैंने वजीर शहवार के साथ अपने ताल्लुकात को खतरे में डाल दिया है, लेकिन इसे इलाज के जरिए यकीनी बनाओ। कुछ में गंदम के गोदाम के बाहर सुलेबी सिपाही तैनात होते हैं, इसी लम्हे उन्हें तीर आ लगते हैं। अगले लम्हे शेर को सिपाहियों के साथ उन पे धावा बोल देते हैं। आनन फानन सुलेबी करते ही चले जाते हैं। जल्दी उनका सफाया करने के बाद शेर को आगे बढ़ते हैं। कायरा में मैला जमशेद से कहती है अब मैं जानती हूँ कि मैं कायरा में वापस क्यों आई हूँ, हम कुछ से आने वाले ताजरों के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कोई आवाज सुनते साथ ही वो दुकान से एक तरफ हो जाते हैं। उधर गोदाम में बजंतनी सिपाही गंदम इकट्ठी कर रहे होते हैं। एक बजंतनी सिपाही अपने साथियों में सेब तकसीम कर रहा होता है। इसी लम्हे दरवाजा खुलता है और शेर को अपने साथियों के साथ उन पे चढ़ दौड़ते हैं। अमीर यारोकी भी काफिर को काटने शुरू कर देता है। शेर को लड़ते हुए यारोकी से कहता है यारोकी गेंटी बचाओ। ये सुनते साथ ही यारोकी गेंटी की जानिब बढ़ने वाले काफिर को मौत के घाट उतार देता है। कायरा में लोग सुलेबियों की आमद से खुश दिखाई नहीं देते और वो शहवार के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। इसलिए मैं बालेन सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचता है। मैल और जमशेद भी वही मौजूद होते हैं। बालेन लोगों से कहता है सुनो मैं यहाँ कुछ के बादशाह मालिक के हुक्म से आया हूँ और मेरे अल्फाज उनके अल्फाज हैं, हम यहाँ ममनू तिजारत को बहाल करने आए हैं। ताजिर कहता है ये कैसे होगा, जो भी आता है अपने मुफाद के बारे में सोचता है। तो बालेन कहता है हम एक साथ आगे बढ़ने के लिए मिस्र आए हैं। दूसरा ताजिर कहता है हमें सुलेबियों से कोई फायदा नहीं होगा। बालेन कहता है फैसला इस तरह ना करें, सबसे पहले हम अपनी नेक नीति साबित करने के लिए तबाहशुदा चर्च की मरम्मत करेंगे, हम तबाहशुदा बावर्ची खानों को दोबारा बनाएंगे और चश्मों की तामीर करेंगे। ताजिर कहता है ये ठीक है, लेकिन मुझे असल तिजारत के बारे में बताओ, क्या चश्मों का पानी सिर्फ तुम्हारे हममज़बूं के लिए बहेगा। तो बालेन कहता है नहीं, हमें मुश्तरका चीज मिस्र है, हमारी शराकतदारी के दरवाजे हर उस शख्स के लिए खुले हैं जो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है। गोदाम में शेरकुर यारों की मुसलसल सिपाहियों को काट रहे होते हैं और काफिरों की लाशों से पूरा गोदाम भर जाता है, मगर उनमें से एक मुसलसल जंगी सिपाही को दीवार के साथ पटक रहा होता है और आखिरकार जंगी सिपाही उसकी टोपी उतार के उसके सर में दे मारता है। कुछ देर के बाद सब काफिरों का सफाया हो जाता है और यारों की शेरको से कहता है कुछ में जबकि बच्चे भूखे हैं, ये गंदम काफिरों पे हराम है। शेरको सिपाहियों से कहते हैं गंदम के थैले इकट्ठे करो। ये सुनते साथ ही सिपाही गंदम इकट्ठी करने लग जाते हैं। कायरा में ताजिर बालेन से कहता है क्या दुश्मन के साथ शराकतदारी करना जायज है। बालेन कहता है हम दुश्मन नहीं है, हमने लड़ाई में काफी वक्त जाया किया है, क्या आप अपना सामान वियाना और पेरिस में नहीं बेचना चाहते। चलें अपनी ज़ख़ीर जमीन की पैदावार और कपड़े ले आएं ताकि हम उनकी मिठास और खुशबू दूसरी जमीनों तक ले जाएं। ये सुनकर ताजिर कहते हैं ये दुरुस्त कह रहा है, ये खूब बोला है। जमशेद और मैला भी काफी खुश दिखाई। कायरा में सलाहुद्दीन ऐबी अपने साथियों और काजी फाजल के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। लोग उन्हें देखकर कहते हैं जंगी यहाँ क्यों आए हैं, क्या हमने इन्हें निकाल नहीं दिया था। लोगों का रवैया देखकर सलाहुद्दीन ऐबी कहते हैं इन सबको हमें कबूल करने पर राजी करना आसान नहीं होगा। तो काजी फाजल कहते हैं अल्लाह का शुक्र है अब आपके पास मोहर बंद दस्तावेजात हैं जो खलीफा की तरफ से आपकी खुसूसी दावत की तस्दीक करती है। मैंने उन सिपाहियों को भी आने का कह दिया है जो पीछे रह गए थे, लिहाजा फिक्र ना करो। तो सलाहुद्दीन ऐबी कहते हैं अल्लाह करे लतीफ को ऐसी दुआ बनाए जो इलाज में फायदेमंद हो। काजी फाजल कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो फिर कोई ताकत आपको मिस्र से बाहर नहीं निकाल सकती। सलाहुद्दीन ऐबी कहते हैं अब सबसे अहम चीज हमें ये जानना होगा कि गंदम कहाँ से और किससे हासिल की जाएगी। काजी फाजल कहते हैं मुझे अब दीवान में जाने की इजाजत नहीं है, मेरे लिए ये जानना मुश्किल हो गया है कि शहवार क्या करने का इरादा रखता है और किस चीज की मनसूबाबंदी कर रहा है। इसलिए मैं कामिल उनके पास आता है और कहता है बहुत से लोग हैं जो मुश्किल मामलात में सहूलत फराहम करते हैं काजी फाजल, मुझे आपको कुछ बताना है। यह सुनकर सलाहुद्दीन ऐबी उसे हैरानगी से देखते हैं। उधर हम देखते हैं कि जौहर बुखलाया हुआ शहवार के पास आता है और उससे कहता है वजीर बहुत बुरी खबर है, अमीर सलाहुद्दीन अपने आदमियों के साथ कायरा वापस आ गया है। ये सुनते साथ ही शहवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो एकदम से खड़े होकर कहता है क्या अमीर सलाहुद्दीन कायरा वापस आ गया, ये कैसे हो सकता है, तुम इसकी इजाजत कैसे दे सकते हो, दीवारों की हिफाजत पर मामूर तमाम मुहावजों के सर काट दो। तो जौहर कहता है काजी फाजल वो चुपके से उसे अंदर ले आया, खलीफा हजरत के इलाज के बहाने दाखिल हुआ, वो अपने साथ हकीम लतीफ को लाया है। तो शहवार कहता है मुझे खलीफा के इलाज से कोई सरोकार नहीं, उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और मेरे सामने लाया जाए फौरन। ये सुनते साथ ही जौहर चला जाता है। बाहर बालेन लोगों से कहता है अब हम नहीं बोलेंगे बल्कि हमारी तिजारत खुद बोलेगी, ये एक साथ जीतने का वक्त है। उधर सलाहुद्दीन भी आगे बढ़ते हुए काजी फाजल से पूछते हैं क्या आपको यकीन है कि कामिल सच कह
रहा है, आखिर वो शहवार का बेटा है, शायद ये खेल हो। तो काजी फाजिल कहते हैं कि आलिम जालिम से और जालिम आलिम से जन्म लेता है। मुझे जिसने सोने का मुकाम बताया और नक्शा दिया वो कामिल ही था मेरे अमीर। सलाउद्दीन भी पूछते हैं वो गोदाम कहाँ है जिसके बारे में कामिल बात कर रहा था। काजी फाजिल कहते हैं मन फालत में। उधर लोगों को राजी करने के बाद बालेन भी आगे बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसके सामने सलाउद्दीन ईबी से होता है। उन्हें देखकर वो कहता है अमीर सलाउद्दीन, मैंने सुना था कि तुम्हें मिस्र से निकाल दिया गया है। तो सलाउद्दीन भी कहते हैं मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिस शहवार के साथ तुम काम कर रहे हो उस पर भरोसा ना करो, वरना तुम्हारी भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो बालेन कहता है हम यहाँ सिर्फ तिजारत के लिए आए हैं। सलाउद्दीन भी कहते हैं कब से फौज के साय में तिजारत होने लगी है। बालेन कहता है यकीनन तुम्हें मालूम होगा कि हमें खुद को क्यों महफूज रखना चाहिए। सलाउद्दीन भी कहते हैं गजा से निकलते वक्त मैंने तुमसे कुछ कहा था, उन लोगों से दूर रहो जिनके साथ तुम हो, उनसे अपने आप को आलूदा ना करो। देखो तुम्हारे जूते पहले ही कीचड़ से भरे हुए हैं, अगर तुमने ये रास्ता ना छोड़ा तो फिर मुझे इसे साफ करना पड़ेगा। बालेन पूछता है तुम ये कैसे करोगे। जवाबन सलाउद्दीन भी कहते हैं जिसे पानी साफ नहीं करता उसे आग साफ करती है। ये सुनते साथ ही बालेन आगे बढ़ जाता है। सलाउद्दीन भी को देखते हुए मैला जमशेद से कहती है सलाउद्दीन, लगता है कि तुम वापस मेरी गिरफ्त में आ गए हो, इसलिए मैं जोर सिपाहियों के साथ वहां आता है और कहता है हम आपको दरवाजे से बाहर निकालते हैं तो आप खिड़की से दाखिल हो जाते हैं अमीर सलाउद्दीन। जवाब में सलाउद्दीन भी कहते हैं ना दरवाजा तुम्हारा है और ना ही खिड़की। जोर काजी फाजिल की जानिब देखते हुए कहता है काजी फाजिल, आपके बगैर ये मुमकिन नहीं था। तो काजी फाजिल कहते हैं क्या पहले वाली मुश्किलात काफी नहीं थी, अपने सिपाहियों को वापस ले जाओ। जवाबन जोहर कहता है यकीनन मैं ले जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे एक छोटा सा काम करना है अमीर सलाउद्दीन, क्योंकि आप बगैर इजाजत के कायरा में दाखिल हुए हैं, आपको वजीर हजरत के हुक्म से हिरासत में लिया जाता है। सिपाहियों, ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन के सिपाही भी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और सलाउद्दीन भी कहते हैं तुम्हारे सिपाही गलत शख्स की तरफ तलवारें कर रहे हैं। मुसलमानों की सरजमीन पर जबरदस्ती दाखिल होने वाला सुलेबी ताजिर वो वहाँ खड़ा है, अपने वजीर को मुतला कर देना कि दुश्मन के साथ उसका इत्तेहाद उसका तख्त नहीं बचा सकेगा, उसका अंजाम दरगान जैसा होगा, हत्ता कि उससे भी बदतर। जोर सिपाहियों से कहता है इसकी मजीद बातें ना सुनो, पकड़ लो इसे। उसके सिपाही आगे बढ़ते हैं तो सलाउद्दीन भी के सिपाही उन पे तलवारें तान लेते हैं। खलीफा हजरत के सिपाही भी वहाँ पहुंच जाते हैं और कमांडर बुलंद आवाज से कहता है जोर सिपाहियों के साथ पीछे हट जाओ, ये खलीफा का हुक्म है। तो जोहर कहता है और मुझे वजीर का हुक्म है, लिहाजा मुदाखलत मत करो। खलीफा हजरत का कमांडर कहता है अमीर सलाउद्दीन और इसके साथी खलीफा हजरत के मेहमान बनकर यहाँ आए हैं, ये उनकी हिफाजत में है। काजी फाजिल कहते हैं हिफाजत का क्या मतलब है, यकीनन तुम जानते ही होगे जोहर, अब से इनके खिलाफ जो भी तलवारें उठेंगी वो समझो खलीफा हजरत के खिलाफ उठेंगी। खलीफा का कमांडर कहता है इसके अलावा अमीर सलाउद्दीन और इनके साथियों को बाजार में तिजारत का हक भी हासिल है, हर कोई अच्छे से जान ले। अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है तो चले जाओ, अपने आदमी को वापस लेकर जाओ। बदतरीन हजीमत के बाद जोहर चला जाता है और खलीफा का कमांडर सलाउद्दीन भी से कहता है अगर आपको कोई और मुश्किल दरपेश हो तो हम हाजिर हैं। जवाब में सलाउद्दीन भी कहते हैं मेरी तरफ से खलीफा हजरत का शुक्रिया अदा कीजिएगा। उधर हम देखते हैं कि गोदाम लाशों से भरा होता है, इसलिए में विलियम वहाँ आता है और ये मंजर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो खुद से कहता है यहाँ क्या हुआ है, फिर अफसोस करते हुए एक सिपाही की आंखें बंद कर देता है। कायरा में सलाउद्दीन भी काजी फाजिल से कहते हैं बालेन के गंदम ले जाने से पहले हमें हरकत करनी होगी, मैं कुछ सिपाहियों को गोदाम से मालूमात जमा करने के लिए तफवीज करूंगा। तो काजी फाजिल कहते हैं मनफरत गंदम के गोदाम के तमाम कामों को मुर्तजा संभालता है, वो मेरा करीबी दोस्त है, हमारी किसी भी दरख्वास्त को रद्द नहीं करेगा। यह सुनकर सलाउद्दीन भी कहते हैं हमारा काम इससे बहुत आसान हो जाएगा, ये गंदम किसी भी कीमत पर कुछ नहीं पहुंचनी चाहिए। काजी फाजिल कहते हैं बिल्कुल, बालेन की जल्दी को देखते हुए हमें भी तेजी से हरकत में आना होगा। सलाउद्दीन भी कहते हैं हमें खुद से यहाँ बाजार की दुकानें भरने के लिए आने वाले सामान के बारे में कुछ जानना होगा। काजी फाजिल कहते हैं वो बाजार के ताजरों को सिक्कों से खुश करके यहाँ से जो चीजें लेंगे हमें उसका भी हिसाब लगाना होगा। ऐसा लगता है कि वो मुसलमान ताजरों को भी कायल करना चाहते हैं। फिर जमशेद और मैला की जानिब देखते हुए कहते हैं मैं इस काम के लिए सही शख्स को जानता हूँ सलाउद्दीन। सलाउद्दीन ये भी उन्हें देखते हुए कहते हैं हुमैरा खातून भी फायदेमंद साबित हो सकती है, इन्होंने पहले भी मेरी बहुत मदद की। काजी फाजिल कहते हैं इसकी दुकान काफी अरसे से बंद थी। सलाउद्दीन भी पूछते हैं ये कहाँ थी। काजी फाजिल कहते हैं मुझे नहीं मालूम। शाम में शेर को सुल्तान से कहते हैं सुलेबियों के गोदाम में मौजूद गंदम महफूज तरीके से अपने कब्जे में ले ली गई है सुल्तान। यारोकी कहता है हमने उनके शोवेनों की तादाद भी कम कर दी है सुल्तान। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं तो फिर अब दूसरे फ्रीजे का वक्त है। कुछ में मालिक अपने घर वालों के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और कहता है बहुत जल्द मारिया मलका यहाँ जाएंगी। यह सुनते साथ ही सबीला बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए मैं विलियम भागता भागता वहाँ आता है और कहता है हमारे गंदम के गोदाम पे हमला हुआ है, बदकिस्मती से हमारे पास जो बाजार में बचा हुआ सामान है उसके अलावा गंदम का एक दाना भी नहीं बचा। यह सुनकर मालिक को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है सुल्तान नूरुद्दीन नूरुद्दीन। फिर अपने बच्चे को भी परेशान होता हुआ देखकर कहता है बालेन जल्द अज जल्द मिस्र से आने वाले कारवां को रवाना करेगा, घबराने की जरूरत नहीं, अब लोगों को पुरस्कून करने का वक्त है विलियम। यह सुनते साथ ही विलियम चला जाता है। कायरा में काजी फाजिल और सलाउद्दीन भी मैला की दुकान में मौजूद होते हैं। सलाउद्दीन भी मैला और जमशेद से कहते हैं सुलेबियों के साथ हमारी तिजारती जंग शुरू हो गई है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस जदोजहद में बाजार के मुसलमान ताजरों को अपने इतराफ में जमा करें। फिर काजी फाजिल जमशेद से कहते हैं जमशेद तुम इस बाजार के सबसे पुराने सबसे अहम और सबसे ज्यादा माहिर ताजरों में से एक हो, अगर तुम बस इतना कह दो कि तुम्हें बालेन के अल्फाज पर भरोसा नहीं है तो दूसरे ताजिर भी घबराएंगे। जमशेद कहता है ठीक कहा, इसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। वो कहते हैं कि हम मिलकर तिजारत करेंगे, बस बातें हैं झूठी कहानियां, और जो कुछ हमारा है हमसे छीनने आए हैं। मैला कहती है जमशेद ठीक कह रहा है, ये हमें से किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो बहुत सारा सरमाया लेकर आए हैं, उनके हाथ यूरोप तक फैले हुए हैं, हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे। सलाउद्दीन ये भी कहते हैं हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, हम उनके हमलों का मुनासिब जवाब देंगे, आप फिक्र ना करें। जमशेद खुश होते हुए कहता है बहुत खूब, चलें करते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे किससे बात करनी होगी। ये कहते साथ ही जमशेद काजी फाजिल के साथ चला जाता है। बाहर से शमसा आगे बढ़ते हुए दुकान में सलाउद्दीन भी और मैला को देखती है। सलाउद्दीन भी जाने लगते हैं कि मैला उनसे कहती है आपको दोबारा कायरा में देखकर बहुत खुशी हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके रास्ते में क्या रुकावटें आएंगी, बस कभी हिम्मत मत हारिएगा। सलाउद्दीन भी कहते हैं और दुश्मन भी कभी हथियार नहीं डालेगा, आपके ख्याल में वो कहाँ से शुरू करेंगे। आपने बाजार में इसके बारे में जरूर कुछ सुना होगा, आपने कहा था कि आप नहीं है लेकिन आपके खबरी पुराने हैं, तो बताएं क्या आपको किसी खबरी ने खबर दी। जवाब में मैला कहती है उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन जैसे मुझे कुछ मालूम होगा मैं आपको खबर दे दूंगी। सलाउद्दीन भी उसके हाथ पे मौजूद ब्रेसलेट को बड़े गौर से देख रहे होते हैं। यह मंजर देखते हुए शमसा की आंखें भर आती हैं और वो उस लम्हे को याद करती है जब शेर को सलाउद्दीन भी से कह रहे थे देखो मैंने अभी तक सब्र किया और खामोश रहा, लेकिन अब बहुत हो गया, हर चीज की हद होती है। ये लड़की एक ईसाई है, मजीद ये कि वो गाना गाती है, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों की परवरिश एक ऐसी औरत के हाथों हो। इस ख्याल के बाद शमसा
अतर लेने के लिए दुकान में दाखिल होती है और सलाउद्दीन बीबी का सामना होने पर कहती है, मैं लैला के साथ खरीदारी करने निकली थी तो सोचा क्यों ना कोई अतर भी ले लें, क्या कोई खुसूसी गुफ्तगू चल रही है। सलाउद्दीन बीबी कहते हैं, ऐसा खुसूसी तो कुछ नहीं था, मैं बस जाने ही वाला था, आप आ जाएं। फिर सलाउद्दीन बीबी लैला से उसका हाल अहवाल पूछते हैं तो लैला कहती है, मैं ठीक हूँ, जब से शमसा बहन आई है यूं लगता है जैसे सारी दुनिया मेरी है। सलाउद्दीन बीबी जाने लगते हैं कि मैला कहती है, मैं आपकी वापस आमद का इंतजार करूंगी। इसके साथ ही सलाउद्दीन बीबी चले जाते हैं और मैला शमसा से कहती है, शमसा खातून मेरी दुकान में आकर आपने मुझे शर्फ बख्शा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। तो शमसा हैरानगी से कहती है, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। तो मैला कहती है, क्या ये मुमकिन है कि मैं ना जान पाऊँ, आपकी आवाज और खूबसूरती के पूरे कायरा में चर्चे हैं। शमसा उससे कहती है, ऐसा लगता है कि आपने हाल ही में ये दुकान खोली है। तो मैला कहती है, बिल्कुल, मैं अतर के मैदान में बहुत मशहूर हूँ, मैंने सुना था कि आपने शहर छोड़ दिया है। शमसा कहती है, हाँ लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, मैं अब कायरा में ही रहती हूँ, मुझे एक अतर चाहिए। मैला उसे अतर दिखाती है तो वो कहती है, ये अच्छा है, मैं यही लूंगी। मैला उसे रकम लेने के बजाय तोहफतन उसे दे देती है। दुकान से बाहर आने के बाद लैला आगे बढ़ते हुए पूछती है, क्या ये औरत मुसलमान नहीं है। तो शमसा कहती है, ऐसा ही लगता है, तुम ये अतर लेकर जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है। ये सुनते साथ ही लैला चली जाती है और शमसा छुपकर मैला की दुकान की जानिब देखने लग जाती है। फिर कहती है, आइए देखते हैं कि आपकी दुकान में और कौन है हुमैरा। कुछ में गंदम के कहत की वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं और जो गंदम दस्तयाब होती है उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। एक शख्स कह रहा होता है, ऐसे बादशाह का क्या फायदा। दूर खड़े चातलियोन और लाड़कियां ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और लाड़कियां कहता है, ये शख्स ठीक कह रहा है। तो चातलियोन कहता है, अगर बालेन गंदम ले आया तो ये आवाम कभी उसे नहीं भूलेगी, अगर नहीं तो ये बादशाह मारने के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। लाड़कियां कहता है, और वो भी हमारी उंगली को हरकत दिए बगैर। कायरा में शमसा मैला की दुकान के बाहर गात लगाई बैठी होती है। काले चौके में मलबूस एक खातून उसकी दुकान में दाखिल होती है और कुछ ही देर के बाद काले चौके में मलबूस एक खातून वहां से निकल जाती है। उसके निकलते साथ ही शमसा आगे बढ़ती है, मगर दुकान के सामने पहुंचकर वो देखती है कि मैला के बेस में कोई और खातून मौजूद होती है और मैला जा चुकी होती है। यह देखकर शमसा उसके पीछे जाती है। उधर हम देखते हैं कि मार्कोस बालन के पास आता है और उससे कहता है, ताजरों की दुकानों की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं जनाब। बालन पूछता है, कुछ जाने वाली गंदम का क्या हुआ है, क्या आप गोदाम में गए और उसे देखा। मार्कोस कहता है, फिक्र ना करें, वो भी तैयार है, सुबह होते साथ ही उसे रवाना कर दिया जाएगा। यह सुनकर बालन कहता है, बहुत खूब, ये वही है जो इस वक्त सबसे अहम है। बादशाह बेसब्री से गंदम के आने का इंतजार कर रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि मैला वहां दाखिल होती है। उसे देखकर बालन पूछता है, हुमैरा खातून खैर तो है, क्या आपको कोई मालूमात मिली है। तो मैला कहती है, मान लें कि मालूमात मेरे पास आई है। सलाहुद्दीन ने मुझसे और जमशेद से कहा कि आपके खिलाफ मदद फराहम करें। वो मुसलमान ताजरों को एक छत के नीचे मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर बालन कहता है, मैं इसी कदम का इंतजार कर रहा था, आप दोनों क्या उन रस्सियों पर खेल सकेंगे। मैला कहती है, यकीनी तौर पर, क्या आपको इसमें कोई शक है। बालन खड़े होकर कहता है, सलाहुद्दीन आपकी सोच से ज्यादा होशियार है, यह बहुत नाजुक मामला है, मुझे उम्मीद है कि आपके इंतकाम की ख्वाहिश आपके काम में खलल नहीं डालेगी, वरना ये मारले के तमाम मंसूबे खराब कर देगा। मैला कहती है, मैं जल्द या बदेर सलाहुद्दीन को मार डालूंगी, लेकिन ये जल्दबाजी में नहीं करूंगी। मैं अपना महल, अपना निजाम, हर शय छोड़कर यहाँ आई हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, इसलिए मैं उसके उसूलों के मुताबिक खेल खेलूंगी। बालन कहता है, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। तो मैला कहती है, अगर आप मेरे बारे में अपने शकूक को दूर करने में कामयाब हो गए हैं, क्या अब हम इस बहस की तरफ बढ़ें कि हम क्या करेंगे। उधर लतीफ सलाहुद्दीन यूबी से कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि जो दवा खलीफा हज़रत को पेश की गई है उसके मस्बत नताइज सामने आए हैं, दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। सलाहुद्दीन यूबी खुश होते हुए कहते हैं, लतीफ तुम खुशखबरी लाई शुक्रिया। इसलिए मैं वहाँ आते हैं और कहते हैं, मेरे अमीर गोदाम के बाहर बड़ी तादाद में स्लूबी स्पाई पैरा दे रहे हैं। उर्फा कहता है, उन्हें छकड़ों में गंदम लाद कर भेजने का फरीजा सौंपा गया है, वो कल सुबह गंदम ले जाएंगे। एथिस कहते हैं, हमें अपने काम को आसान बनाने के लिए फौजों को वहाँ से निकालने के लिए एक मंसूबा दरकार है। जवाब में सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, हमारा मकसद वहाँ से फौजों को हटाकर गंदम को हासिल करना नहीं है, यह सिर्फ पहला कदम है, हम इस मसले को जड़ों से हल करेंगे। मिस्र की सरजमीन पर किसी सुलूबी का नाम और निशान बाकी नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं खलील वहाँ पे आकर सलाहुद्दीन यूबी को एक खत देता है और उनसे कहता है, शमसा चाहती थी कि मैं आपको ये दूं। खत लेकर सलाहुद्दीन यूबी पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है, वो एक मुसलमान लगने वाली बहरूपिया, उसने आपका अकीदा इस्तेमाल किया। हुमैरा खातून जो आपके चचा के ख्याल में आपके लिए मौजूद थी, वो वैसे नहीं है। अगर आप उसका असली चेहरा देखना चाहते हैं, आप फौरन कायरा में मौजूद ईसाइयों के एक रारगाह की तरफ जा सकते हैं। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन यूबी उस लम्हे को याद करते हैं जब काजी फाजिल ने उनसे कहा था, इसकी दुकान काफी अरसे से बंद थी, ये कहाँ गई थी मालूम नहीं। फिर उस लम्हे को याद करते हैं जब उन्होंने उसके हाथ पे मौजूद मछली का निशान देखा था। इन ख्यालात के बाद सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, उसकी खिलाई पर मछली का मतलब अब वाज़ेह है, हुमैरा खातून। उर्फा पूछता है, मछली। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, ये इब्तिदाई ईसाइयों की तरफ से इस्तेमाल करदा खुफिया इलामतों में से एक है। ये कहते साथ ही वो सोच में पड़ जाते हैं। कुछ में यारूकी सिपाहियों से कह रहा होता है, आप सब अपने फ्रीज़र को अच्छे से समझते हैं, क्या ऐसा नहीं है। फजर की पहली रोशनी के साथ आप शहर में दाखिल होंगे, आप बगैर कोई शोर मचाए अपना फ्रीज़ा अदा करेंगे। तो सिपाही कहता है, परेशान ना हो, हम कुछ की गलियों को अपने हाथों की पुष्ट की तरह जानते हैं। कायरा में सलाहुद्दीन यूबी मैला की दुकान में आते हैं और उससे कहते हैं, एक बहुत आम बात हुई है, सुलेबियों की तरफ से बाजार में फरोख्त के लिए लाए गए कपड़े वो सब बाजार के अंदर गोदाम में है और हम उस गोदाम को जला देंगे। मैला पूछती है, मेरे तजस्सुस पर मुझे माफ कर दें, लेकिन ऐसा करने का क्या फायदा। सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, मकसद ये जाहिर करना है कि ये बाजार इतना महफूज नहीं है जितना वो सोचते हैं। इसके अलावा उनके सामान को जलाने से बाजार में उनके इस्तेहकाम में ताखीर होगी। मैला कहती है, ये एक बहुत अच्छा ख्याल है, बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, आपने हमेशा हर चीज से बढ़कर मेरी मदद की है, मैं आपको बाजार से दूर रहने का कहने आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको तकलीफ पहुंचे। मैला कहती है, मेरे बारे में सोचने के लिए आपका शुक्रिया। सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, आपने जो मदद की है उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है जो मैंने किया। ये कहते साथ ही वो चले जाते हैं और मैला कहती है, भाले ने सुनकर बहुत खुश होगा। कुछ में मालिक दुआ मांग रहा होता है, ऐ मेरे खुदा मुझ पर और मेरी कौम पर रहम फरमा, हमें अपनी लामतनाई नेमतों से दूर ना कर। कायरा में भाले मार्कोस से कहता है, हमें मैला से खबर मिली है, वो कहती है कि सलाहुद्दीन और उसके साथी वो कपड़े जला देंगे जो हम बाजार में लाए थे। मैं बाजार के गिरदे खुफिया तहफ्फुज़ का दायरा बनाना चाहता हूँ। हम उस गोदाम के सामने भी खुफिया मुहाफिज रखेंगे जहाँ हमने कपड़े रखे थे। जब सलाहुद्दीन और उसके साथी आएंगे तो हम उन्हें रंगे हाथों से पकड़ लेंगे। मार्कोस कहता है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पास ज्यादा फौजी नहीं है। बालेन कहता है, मैं जानता हूँ, लिहाजा आप उन फौजियों में से बेशतर को बुला लें जिन्हें हमने गंदम की दुकान के बाहर भेजा था, वहाँ पे चंद फौजियों का होना काफी है। इधर ऐसे सलाहुद्दीन यूबी के पास आकर कहते हैं, हर चीज तैयार है, हम हरकत करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ में फजर के वक्त यारूकी के सिपाही गंदम लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। सुल्तान की आवाज गूंजती है, गंदम कब्जे में लेने के बाद हमारे पास एक और अहम काम है। आगे बढ़ते हुए सिपाही गलियों में फैल जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देकर बाहर एक थैली रख देते
देते हैं। सुल्तान की आवाज मजीद गूंजती है, कुछ की एक भी दहलीज गंदम के बगैर नहीं रहनी चाहिए, चाहे उसके लोग किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों। एक खातून बच्चा उठाए बाहर आती है और जब थैली पर देखती है उस पर जंगी निशान बना होता है। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग खातून बाहर आती है और थैली में गंदम देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। सिपाही हर दरवाजे के बाहर गंदम रखते ही चले जाते हैं। बूढ़ा शख्स बाहर आता है और गंदम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। कायरा में मार्कोस बालेन के पास आकर कहता है, बाजार के दूसरे दरवाजे पर भी कोई हरकत नहीं है मुहतरम। बालेन कहता है, यह सुकून कोई आम नहीं है, यह खामोशी खतरनाक है। महिला के मुताबिक सलाउद्दीन को बहुत पहले अपना इकदाम करना चाहिए था। क्या यह मुमकिन है कि उसने हमारे फौजियों को देखा हो? मार्कोस कहता है, नामुमकिन, उनमें से हर एक बहुत अच्छी तरह से पोशीदा है। बालेन गुस्से से कहता है, सलाउद्दीन तुम कुएं की किस तह में हो? इसलिए में सिपाही मालिक का खत लाकर बालेन को देता है जिसमें लिखा होता है, जंगियों ने सुलेबी गोदामों में से गंदम निकाल ली है, अब आपका फरीजा कुछ के लिए ज्यादा अहम है, हिफाजत इक़दामात में इजाफा करो। ये पढ़ते साथ ही बालेन के होश ठिकाने आ जाते हैं और वो कहता है, गलत हो गलत हो गलत हो, मैंने ये कैसे नहीं सोचा, कैसे, जल्दी से गंदम की तरफ चलो। ये कहते साथ वो भाग पड़ता है। कुछ में मालिक की आंख खुलती है और वो बिस्तर से उठ के जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक गंदम की थैली उसके बिस्तर के बिल्कुल आगे रखी होती है, जिसे देखकर वो हैरान और परेशान हो जाता है और जल्दी से उसे खोलकर देखता है। थैली में एक चिट्ठी भी होती है जिस पे लिखा होता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है इमार लेक, ताकि तुम अपने आबाओ अजदाद के साथ एक जैसी किस्मत ना बांटो जिन्होंने ताकिया के मुआवजे के दौरान अपने मरने वालों का गोश्त खाया था। ये पढ़कर इमार लेक को बहुत गुस्सा आता है। थैले पर जंगी निशान भी बना होता है। शाम में शेर को सुल्तान के पास आते हैं और कहते हैं, हर शे आपके हुक्म के मुताबिक हो गई है, जंगजू ने गंदम गरीबों तक पहुंचा दी है। यह सुनकर सुल्तान अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कायरा में कुछ लोग थैलियां घोड़ा गाड़ियों पर लाद रहे होते हैं, इसलिए में बालेन भागता भागता वहां पहुंचता है। हालात को मामूल पर देखकर मार्कोस कहता है, हम बेकार में परेशान थे, सब कुछ ठीक है। बालेन खंजर से एक बोरी काटता है तो उसमें से गंदम के बजाय मिट्टी निकलती है। ये देखकर बालेन चिल्लाते हुए कहता है, ये एक जाल है, जाल है। ये सुनते साथ ही घोड़ा गाड़ियों में छुपे सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी नमूदार होते हैं। अगले पल सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार बालेन के गले पर होती है। बालेन के सिपाहियों को भी घेर लिया जाता है। वहाँ काम करने वाले सब लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी के आदमी ही होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस लम्हे को याद करते हैं जब बुजुर्ग ने उनसे कहा था, हुजूर जैसे कि आपने हुक्म दिया था मैं इंतजार करता रहा और देखता रहा। हुमैरा खातून काली चादर पहनकर बाहर निकली और सुलेबियों की रहायशगाह में गायब हो गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, चूंकि अब कोई शक बाकी नहीं रहा, उनके गले में रस्सी बांधने का वक्त आ गया है, हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। फिर वो उस लम्हे को याद करते हैं जब मैला के सामने उन्होंने जाल बिछाया था। इन ख्यालात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, बालेन मैंने तुम्हें खबरदार किया था, तुम मेरे तब तक कैदी हो जब तक कि सुलेबी ताजिर और उनके सिपाही कायरा से निकल नहीं जाते। बालेन भी गुस्से में उन्हें देख रहा होता है और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है।